एंड वेलकम टू द बैक बेंचर सीरीज। बैक बेंचर सीरीज का हमारा ये पहला बायोलॉजी का वन शॉट होने वाला है। आपको तो पता है भाई, हमने आपके लिए पर्सनली क्लास 10 के बच्चों के लिए एक सीरीज लॉन्च करी। इसमें हम लोग सारे मैथ्स और साइंस के टॉपिक वन शॉट में कवर करवाएंगे और पहला ही टॉपिक हमारा होने वाला है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन भाई एक ऐसा टॉपिक है, बिल्कुल भाई बॉलीवुड की मूवी की तरह है भाई। एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, ठीक है। और भाई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए ना क्लास 9 से ही बच्चा बहुत एक्साइटेड रहता है भाई। जैसे ही क्लास 10 में आता है उसका सबसे पहला सवाल बायोलॉजी के टीचर से ये रहता है कि भाई ये टॉपिक कब स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक कब स्टार्ट करेंगे भाई। तो मैंने सोचा कि भाई इस वन शॉट और बायोलॉजी के लेक्चर का आगाज़ क्यों ना हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से करें, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मुझे तो लगता है भाई कि क्लास 10 में जितने बच्चे होते हैं ना, चाहे वो भाई 0 से लेके 100% वाले बच्चों तक, सब ने इस चैप्टर में महारत हासिल करी है भाई। बहुत अच्छे से उनको ये चैप्टर आता है। तो आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। छोटा सा ही लेक्चर होने वाला है, वन शॉट होने वाला। और इसमें इस लेक्चर में, इस वन शॉट में आपको भाई एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक दिए गए सारे टॉपिक मिलेंगे। मतलब भाई इसको अगर पढ़ लिया ना तो लाइफ जिंगा ला लो। मतलब इसको अगर ये टॉपिक अगर आपने ये वन शॉट देख लिया तो बस आपको एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है और ये टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज होने वाला है। ओके, तो भाई रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है कि भाई अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो भाई आप ना होते, हम ना होते, भाई दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होता। ओके, और मुझे तो लगता है भाई कि अगर कोई ना होता तो सिर्फ अर्थ रोटेट और रिवोल्यूशन कर रही होती। आई थिंक सो, ठीक है, कि ऐसा कर रही होती। चलो, तो भाई रिप्रोडक्शन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमारी क्लास 10 सीबीएसई में इसलिए दिया गया है, एनसीईआरटी ने इसलिए डाला है कि भाई आपको पता चले कि भाई जो हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है और वो क्यों एग्जिस्ट करती है। तो हमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने से पहले ये पढ़ना है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करते क्यों है ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई, सिंस ये वन शॉट होने वाला है। तो अब आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, नोट कॉपी निकाल लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए, क्योंकि भाई हम अपने वन शॉट का आगाज और बैक बेंचर सीरीज के पहले चैप्टर का आगाज हम लोग रिप्रोडक्शन एक शर्मीले टॉपिक से करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अब हमें थोड़ी सी डेफिनेशन जाननी है कि भाई रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन सबको पता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है भैया, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे अर्थ पे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, एनिमल में हम लोग भी आते हैं भाई, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अगर भाई हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करें, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना बिल्कुल बंद कर जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा भाई कि हाथी, गाय, बकरी सब मिलके बातें कर रही होंगी भाई कि भाई अर्थ पे एक ऐसी प्रजाति हुआ करती थी जो कि भाई मतलब पनीर की सब्जी बड़ी बढ़िया बनाती थी भाई, पराठे या लच्छे पराठे बनाया करती थी, ठीक है। तो भाई अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। हमारी जितनी भी स्पीशीज हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो वो स्पीशीज एक टाइम बाद अर्थ पे दिखेंगी ही नहीं। ओके, तो भाई रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, भाई कि उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। चलो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये आपकी बायोलॉजी की, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है भाई कि भाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर एग्जैक्ट कॉपी। क्या भाई हम लोगों ने क्रिश मूवी देखी है, कोई मिल गया देखी है, उसमें रोहित का बेटा भाई क्रिश रहता है, तो क्या ऐसा होता है भाई कि सेम टू सेम, और सेम टू सेम हाँ बहुत सारे इंडियन सीरियल ड्रामाज में भी देखा है भाई कि एक बेटी उसकी हुई है तो भाई उसकी जैसी है, मम्मी मर गई है तो वो माँ का रोल निभा रही है, तो फिर वही जनरेशन सातों पीढ़ियों तक उसी की शक्ल की सारी हीरोइनें आती जा रही हैं। तो ऐसे नहीं होता भाई। अगर हम इसका आंसर देना तो दिस इज कम्प्लीटली नो, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका आंसर नो है भाई, रिप्रोडक्शन, क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन आप जानते हो हम लोग रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं भाई, यहाँ पर एक टीम वर्क होता है, एक पार्टनरशिप होती है भाई।
मदर फादर पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर। मदर का ओवम, फादर का स्पर्म सेल है भाई, सेल में होता है डीएनए। डीएनए क्या कैरी करते हैं, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वही फ्यूज करके हमारे अंदर आती है। अब जैसे कि भाई मदर फादर ने मदर का ओवम फादर का स्पर्म, ठीक है, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज होकर हम पैदा होना शुरू हुए, तो हमारे अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, मम्मी की आएगी, पापा की आएगी, भाई दोनों का मिक्सचर आएगा, ठीक है। वी आर मिक्सचर ऑफ 2 पीपल, वी आर मिक्सचर ऑफ देयर डीएनए, ठीक है। हम उनके जो डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ मम्मी से आएंगे, कुछ पापा से आएंगे। भाई बहुत सारे टॉक्सिक रिश्तेदार जो हमारे होते हैं वो क्या कहते हैं भाई कि भाई अरे बच्चे पैदा होता है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, अरे इसकी नाक इसके पापा जैसी गई है, अरे इसकी आंखें इसकी मम्मी ऐसे गई। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई हम लोग किसका प्रोडक्ट है, अपनी मदर एंड फादर का, ठीक है। मदर फादर का मिक्सचर है, वी आर द मिक्सचर ऑफ देयर डीएनए, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक मम्मी से आती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पापा से आती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई हम जब पैदा होंगे तो हम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे दिखने लगेंगे, पापा ऐसा मिल ही नहीं रहे हैं भाई। तो हम लोग मिक्सचर होते हैं उनका, ठीक है। कोई कोई लोग मतलब 80% अपने पापा जैसे दिखते हैं भाई, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां 80% अपने मम्मी से जैसे दिखती हैं, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनके पापा और मम्मी से आए होते हैं, ओके। तो भाई इसका आंसर कंप्लीटली नहीं होगा, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना, इसका एक्सेप्शन मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलो, तो भाई हमारे जब रिप्रोडक्शन होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, वही बात हो रही है भाई, जब हमारा सेलुलर रिप्रोडक्शन, जब 2 सेल फ्यूज होते हैं, ओवम और स्पर्म फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस समय की बात कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, डीएनए में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके आने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम हमारे अंदर, क्रोमोसोम्स आते हैं हमारे अंदर, कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर आते हैं, तो दोनों का मिक्सचर होता है। तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपी, ओके, एंड नो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर एग्जैक्ट कॉपी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। चलो, यही पर यहाँ पर मैंने कुछ समझाया गया है कि भाई जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो कुछ अकरेंस होती है, कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक फ्यूज होते हैं मदर के फादर के, तो ये सारी चीज़ें समझाएगी। इसको आप अपने नोट्स पे ज़रूर डाल लेना, ठीक है। बात करते हैं भाई वेरिएशन की। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, डीएनए से हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, बट कुछ केसेस में आपने भी नोटिस किया होगा, आपने भी देखा होगा कि भाई जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर हम लोग बच्चा नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ड ऑफस्प्रिंग। जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जो प्रोडक्ट है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, वो कैसा दिखता है। तो आपने भी नोटिस किया होगा भाई, अगर मदर फादर का कोई भाई ऑफस्प्रिंग हुआ है तो कैसा दिखता है, मतलब उनके जैसा सिमिलर तो दिखता है, लेकिन कुछ केसेस में उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती हैं जो बिल्कुल मदर और फादर में होती ही नहीं है, ठीक है। भाई सपोज करो एक ब्राउन हेयर वाली मदर थी, ठीक है, और भाई जो फादर का जो हेयर था वो किसी और कलर का था, ठीक है, ब्लैक कलर का था, लेकिन जो भाई बेबी पैदा हुआ है उसका हेयर कलर बिल्कुल ब्लॉन्ड है, मतलब बिल्कुल जैसे गोल्डन टाइप का है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है वेरिएशन की वजह से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो आपके मदर और फादर में नहीं होते बट आपके अंदर होते हैं, वैसे कैरेक्टरिस्टिक किसकी वजह से आते हैं, वेरिएशन की वजह से आते हैं। वेरिएशन को क्या बोलते हैं, वेरिएशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच हैज नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट। पेरेंट्स के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर है, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन इंटरस्पीसीज में भी होता है, जैसे कि भाई 2 अलग अलग डॉग हैं, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग 2 अलग अलग ब्रीड्स के डॉग हैं, ठीक है, उन्होंने आपस में कॉपरेशन किया तो जो उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो दोनों का मिक्सचर है, या फिर बिल्कुल अलग ही हो गया है, ठीक है, बिल्कुल जैसे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन डॉग ने अलग अलग ब्रीड के डॉग हैं भाई, उन्होंने कॉपरेशन किया है तो जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है वाइट हुआ है। तो ये वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन क्यों होता है, वेरिएशन जब हमारे डीएनए रेप्लिकेट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज समझ रहे हो ना, जब हमारा फ्यूजन हो जाता है, हम लोग बनने लगते हैं, मदर वॉर्म के अंदर हमारा प्रोडक्शन पूरा हो रहा होता है, तो उस समय में हमारा कुछ डीएनए होते हैं वो अच्छे से
हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक आ नहीं पाते। अब हमारे को कैरेक्टरिस्टिक देनी है, नेचुरली देनी है, अपना मदर से आ रहे हैं ना, फादर के, कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे, तो हमारे अंदर एक अलग से अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक आती है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन कहलाती है। ठीक है, कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है भाई, एक्सटर्नल कैरेक्टर हो सकता है, इंटरनल कैरेक्टर हो सकता है। क्या पता भाई मम्मी का आइज का कलर ब्लैक हो, पापा की आइज का कलर ब्राउन हो, लेकिन जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है उसके आइज का कलर ब्लू हो, तो ये क्यों होता है भाई? ये वेरिएशन की वजह से होता है। ओके, वेरिएशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट में? वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? वेरिएशन अगर नहीं होता तो शायद ही अभी दुनिया में आधी स्पीशीज सर्वाइव ही ना कर पाती। ठीक है, वेरिएशन हमारे नेचर को अडेप्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। इसीलिए मैंने इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग में डाला है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन भाई अडेप्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का, थर्मो का मतलब याद रखना, थर्मो मतलब हीट होता है। ठीक है, फिलिक मतलब होता है लविंग, मतलब लविंग मतलब कि भाई उनको रहने में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके साथ हुआ क्या था, जो पहले इनकी स्पीशीज थी, मतलब इनके जो फोर फादर थे, दादा परदादा थे, वो क्या करते थे भाई, वो ज़रा सी हीट वो सह नहीं पाते थे। ठीक है, मतलब कि हीट में उनका सर्वाइवल बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन अब सबको हीट में रहना है। ठीक है, अब एक जनरेशन गई, फिर दूसरी जनरेशन आई, फिर दूसरी जनरेशन गई, तीसरी जनरेशन आई, तो अब ऐसा तो नहीं कि भाई सारी जनरेशन खत्म हो जाएंगी। एक समय बाद तो ऐसा आएगा भाई थर्मोफिलिक मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो हमारी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो क्या हुआ भाई, जैसे रिप्रोडक्शन हुआ तो उनकी जो डीएनए में है उनमें वेरिएशन हुआ। वेरिएशन मतलब कुछ चेंज हुआ और उनको पता चला कि भाई हमें हीट में रहना है, तो थोड़ी हीट अडेप्टिव हुई बॉडी। फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो हीट अडेप्टिव हुई। ऐसे करते 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 जो आने वाली बैक्टीरिया है वो इतनी हीट अडेप्टिव हो गई कि उनको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हम लोग बुलाने लगे, कि वो थर्मो लिविंग होगी। मतलब कि अगर उनको एक्सट्रीम हीट में भी रखा जाए तो वो बैक्टीरियाज मरते नहीं हैं। ठीक है, समझ में आया? अडाप्ट करने के लिए, नेचर को अडाप्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने के लिए वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। याद रखना मेरी बात, ठीक है, भूल ना जाना इसको। चलो अब हम लोग बात करते हैं भाई, हम लोग आगाज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई यहाँ से हमारा चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शुरू हुआ है भाई। अभी मैम क्या ही पढ़ा रही थी, जेनेटिक, डीएनए, पता नहीं क्या, यहाँ से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर का आगाज यहीं से होता है और यहीं से तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तो भाई बैकग्राउंड में तुम लोग कर रहे हो, वो करना बंद कर दो और ध्यान से सुन लो भाई। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कि भाई रिप्रोडक्शन किस किस वेज से होते हैं, किस किस मोड से होते हैं भाई। दो मोड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो मोड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम कह रही थी भाई डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट देयर ओन कॉपीज, में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रही थी ये वो, तो मैं बता दूं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई बड़ा ही आत्मनिर्भर रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है भाई? आत्मनिर्भर। याद रखना भाई, आत्मनिर्भर बोले तो सेल्फ डिपेंडेंस, इसको किसी की नीड नहीं होती भाई। और ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है सारे सिंगर्स के लिए आउट देयर। ठीक है, याद रखो भाई, इसको किसी भी पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, ये खुद में ही लाइफ गुजार सकता है। ये सोचता है भाई हम ही खुद के लिए बेटर हैं। ठीक है, हमें लाइफ गुजारने, बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई एक पार्टनर होना जरूरी है, भाई जिंदगी कैसे गुजरेगी, इनसे सीखो, इनसे सीखो, इनकी लाइफ कितनी सॉर्ट आउट है भाई, किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, ये पूरी जिंदगी बिना पार्टनर के गुजार देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही भैया ये संदीप माहेश्वरी का बड़ा वो सुनते हैं, इंस्पायरिंग लेक्चर सुनते हैं भाई बैठ के, बड़े आत्मनिर्भर होते हैं। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोलैबोरेशन का और टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। भाई यहाँ पर 50-50 पार्टनरशिप होती है।
दो पार्टनर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको किस नाम से बुलाते हैं ये जान लो, ठीक है। चलो इस अब यहाँ पर दिया गया है भाई डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल, भाई एसेक्सुअल पता ही नहीं है, बताया ही नहीं है, तो डिफरेंस क्या करें इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ऐसा रिप्रोडक्शन बोले तो भाई हम लोग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई एक नया इंडिविजुअल बना रहे हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल तो बनाता है अपने जैसा, अपने भाई बेटी बेटा तो बनाएगा, ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस करेगा, बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन, मतलब कि उसको किसी और पार्टनर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, उसमें किसी और ऑर्गेनिज्म की नीड नहीं होती। यहाँ डेफिनेशन दी गई है, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ठीक है, वही पेरेंट माता और पिता दोनों है, ठीक है, और इनके बच्चे इनसे कहते हैं तुम्हें मेरी मम्मी और पापा दोनों दिखते हैं, तो इनमें हो सकता है ये सिंगल पेरेंट है, विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है गैमीट्स का, जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तब एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें कि सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट। समझ में आया? चलो भाई यहाँ पर दिया गया है भाई एक प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बाय अ सेल, एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। सीखो इनसे कुछ, यहाँ रोते रहते हैं पार्टनर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तो सिंगल सेल से भाई अपने जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुशी से लाइफ जी रहे हैं, पूरा खानदान बना रहे हैं अपना, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और एनी वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है, अभी प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव को जेनजी लैंग्वेज में बोलते हैं भैया प्रो मतलब होता है पहले, बहुत पुराना टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस करता है एक ही सेल से, ठीक है, एक सेल से या फिर एक वेजिटेटिव ऑर्गन से। चलो भाई यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जैसे बाप वैसा बेटा, ठीक है, बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा ना भाई, जैसा बाप वैसा ही बेटा, या फिर जैसी माँ वैसे ही उसकी पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि भाई यहाँ पर एक ही पेरेंट है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, यहाँ पापा है, मम्मी मतलब पापा मम्मी दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो जो उनके बेटे या बेटी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही हैं, बिल्कुल उनके जैसी दिख रही हैं, दूसरे का किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो उन्हीं जैसे तो दिखेंगी, बिल्कुल सेम होती हैं, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भैया फिजन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। भैया इतना सारा कुछ बता दिया है, इसमें से हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो भाई हम सब कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई हुआ क्या था जब हम क्लास 10th में थे, ठीक है, तो क्लास 10th में थे तो भाई बच्चे बड़े एक्साइटेड कि रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है भाई, अब तो सर पढ़ाएंगे। हमारे बहुत ही एक डिसेंट से बायोलॉजी के टीचर थे, ठीक है, तो अब हम लोग को लगा कि भाई ये वाला चैप्टर ओवर हो गया, अब सर रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब सर ने अपना दिमाग लगाया, बड़े शर्मीले से सर थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा भाई रोल नंबर फर्स्ट उठो रीड करो। रोल नंबर फर्स्ट से लेकर रोल नंबर 13 तक वो चैप्टर रीड हुआ है। उन्होंने कहा किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब बच्चे भी भाई बड़े वैसे वाले, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है ये वो। अब बच्चों को लगा कि भैया सर बड़ा स्मार्ट बोर्ड पे कुछ दिखाएंगे पढ़ाएंगे। सर ने ऐसा कुछ नहीं किया, सर ने रीड करवाया, 13 रोल नंबर आने तक वो चैप्टर खत्म हो गया। ना कभी PYQs करवाए, ना कभी क्वेश्चन सॉल्विंग करवाई, कुछ भी नहीं, वो चैप्टर ऐसे ही खत्म हो गया। तो भाई मुझे लगा कि भाई लाइफ में शर्मीला होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चों को
चैप्टर ही ना पढ़ाओ। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं टीचर बनूंगी तो मैं अपने बच्चों को ये चैप्टर वेल एक्सप्लेनेशन से पढ़ाऊंगी और बड़े प्यार से पढ़ाऊंगी। चलो, तो इसमें सारी चीज़ें वन शॉट जरूर, लेकिन सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन होने वाली है, तो ध्यान से पढ़ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजन के बारे में। अब फिजन होता क्या है? फिजन, अब देखो दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी भाई, पहले ही पढ़ी होंगी, फ्यूजन और फिजन। सुनने में बड़ा सेम लगता है, लेकिन भैया यू और आई में बड़ा डिफरेंस होता है, बोथ आर वॉवेल्स, लेकिन है बड़ा डिफरेंस। फिजन और फ्यूजन, फिजन मतलब होता है जब दो चीज़ें अलग होती हैं, फ्यूजन मतलब होता है जब दो चीज़ें मिक्स होती हैं, मिलती हैं, फ्यूजन एंड फिजन। ठीक है, तो फिजन क्या होता है भाई? फिजन समझ में आ रहा है, एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, एक सेल मतलब डिवाइड हो रही है, फिजन हो रहा है, उसका डिवाइडेशन हो रहा है। दो चीज़ें आती हैं इसमें, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी, अरे कंप्यूटर ने पढ़ा है मैम, बाइनरी मतलब दो होता है, तो यहाँ पर भी एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। ठीक है भैया, सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, इससे डिवाइड करके भाई अपने जैसे दो बच्चे बनाए भाई, एक रीता और एक सीता, दोनों सेम। ठीक है, तो भाई दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म से, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। याद रखना भाई, ये लीशमैनिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। मल्टीपल फिजन की बात करें, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे यार आप मल्टीपल फिजन से ही समझ में आ रहा है भाई, एक सेल से बहुत सारे मल्टीपल बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजस्वी मेथड है ये। चलो, प्लाज्मोडियम में होता है भाई, प्लाज्मोडियम हमारी एक मलेरियल पैरासाइट है, इससे मलेरिया होता है हमें। ठीक है, अमीबा में भी होता है बट कुछ फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, और हमारा बाइनरी फिजन याद रखना, अमीबा का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, अमीबा, पेरीमेशियम, लीशमेनिया। ठीक है, मल्टीपल फिजन किस में होता है भाई? प्लाज्मोडियम में होता है, और अमीबा में भी कभी कभी होता है फेवरेबल कंडीशन में। वो कंडीशन अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। यूग्लिना की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन यूग्लिना में कैसे होता है देख लेते हैं भाई। यूग्लिना भाई हमारा एक प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है भाई, ये अब देखो यहाँ पर जो बाइनरी फिजन होता है या फिर मल्टीपल फिजन भी होता है ना, सबसे पहले ये वेट करते हैं भाई हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो, क्योंकि भाई न्यूक्लियस सबसे मेन काम करता है, वही पूरे सेल को, सिंगुलर सेल है, इनके पास कुछ है नहीं, इनका सारा जो मतलब भ्राता माता पिता है वो सब वो हैं हमारे न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे बहुत ज़्यादा ये लोग डिपेंड रहते हैं कि न्यूक्लियस कुछ करे, तो न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होना शुरू होता है, न्यूक्लियस भाई ऐसे उसने डिवाइड होना शुरू किया, ये भी डिवाइड होना शुरू करते थे। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवाइड होगा। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो भैया ये दो अलग पार्ट में कटते हैं, और यहाँ पर आता है एक फिजन पॉइंट, और फिर ये कट के भाई दो डॉटर यूग्लिना बन गई। हाई लाइक फादर लाइक डॉटर, सब सेम। ठीक है, चलो बात करें भाई, ये हमारा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बताने जा रहे हैं प्लाज्मोडियम में। भाई इसकी कहानी बड़ी रंगीली है, प्लाज्मोडियम की कहानी बड़ी रंगीली है भाई। सुनना, क्या करता है भाई, इसके पास बड़ा दिमाग होता है, बड़ा दिमाग। मच्छर ने काटा, एनोफ्लीज मच्छर ने हमें काटा, ठीक है, हमारी बॉडी में रिलीज हुआ प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में भाई भागा दौड़ी शुरू कर देता है, और हमारे जो लिवर सेल्स होती हैं, लिवर में जाते, सबसे पहले भाई भागते भागते जाते हैं भाई सारे प्लाज्मोडियम जाते हैं भाई लिवर सेल में। अब लिवर सेल में ये गया, ठीक है, अब लिवर सेल में जाता है, सेल के अंदर घुस जाता है, और वो लिवर सेल अब अंदर घुस के बैठ गया है। अब दिमाग लगाएगा भाई, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई मारे कूटे ना, तो क्या करेगा भाई, सेल के ऊपर एक सिस्ट वॉल बना लेगा, एक मतलब बड़ी ठोस सी वॉल बना लेगा कि कोई हमें मार ना पाए। सिस्ट वॉल बना लिया भाई उसने, अब अंदर रह के भाई अपना मजे कर रहा है भाई, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है। अब मौज करते करते भैया अपने जैसे बिल्कुल डिवाइड कर करके मतलब पूरा खानदान बना लेता है भाई, चाची, ताई, फुआ, मतलब सब आ जाती हैं इनकी। ठीक है, मल्टीपल फिजन हुआ, मल्टीपल डिवाइड होते हैं, ये एक से बहुत सारे डिवाइड होते हैं। अब देखो, अब ये एक घर बनाया इन्होंने, इतने सारे लोग बढ़ गए, अब ये रखेंगे कहाँ, तो भाई ये क्या कहते हैं, अब तुम कुछ लोग निकलो इस सेल से, अपनी सिस्ट वॉल तोड़ देते हैं। कुछ लोग मतलब कुछ क्या मतलब सारे प्लाज्मोडियम यहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे लिवर सेल में जाते हैं, और पूरे लिवर को हमारे ऐसे ही डैमेज कर देते हैं। मलेरिया बहुत खतरनाक है, याद रखना भैया, ठीक है, ओडोमॉस लगा के सोया करो।
तो यही होता है भाई मल्टीपल फिजन, याद रहेगा। एक सेल मल्टीपल में डिवाइड करती है। चलो चलो जल्दी से बढ़ते हैं भाई। बडिंग क्या होता है? बडिंग, वो वैसा वाला बडिंग नहीं भाई। बडिंग क्या होता है? बडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक आउटग्रोथ होगी। क्या होगी भाई? आउटग्रोथ होगी, एक बड निकलेगी। बड जब डिटैच होगी, मतलब बड निकल के जब बड मैच्योर हो जाएगी, नीचे गिरेगी भाई, उसी के बगल में, मतलब पापा के बगल में भाई एक नया बेटा पैदा हो रहा है, मतलब उसकी बॉडी से गिर के भाई बिल्कुल हाइड्रा की तरह। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा और ईस्ट में होता है भाई ये बडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक एनिमेशन लगाया है। हाइड्रा में आउटग्रोथ, ये देखो बर्ड निकल रही है। अब ये बर्ड जब ग्रो होगी, मेच्योर हो जाएगी, तो इसकी बॉडी से डिटैच हो गई। अब डिटैच होगी तो भाई एग्जैक्ट हाइड्रा थोड़े दिन बाद उग जाता है, ठीक है। तो ये होता है बडिंग। बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म में बर्ड ग्रोथ आउटग्रोथ होती है, दैट इज नोन एज बर्ड। जब वो डिटैच होती है तो उसी के जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। अब एक पेरेंट से ही ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये एसेक्सुअल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको याद रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर मैंने ईस्ट बनाया भाई, ये टेडी बियर नहीं है, ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट का बड़ा सा वैक्यूल, जिन्होंने सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है भाई 9th में, उनको पता है कि भाई ईस्ट का वैक्यूल क्यों बड़ा है। तो भाई हमारे वैक्यूल क्या करते हैं? फूड स्टोरेज से काम करते हैं, ठीक है भाई। जिनको फूड स्टोरेज की नीड होती है उनका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस से भी ज्यादा बड़ा है। अब देखो भाई यहाँ पर ईस्ट वेट कर रहे हैं न्यूक्लियस दादा के डिवाइड होने का। जहां न्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू किया, इन्होंने भाई अपने ऊपर एक आउटग्रोथ बनाना शुरू किया, मतलब सेल को डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो जो टूटा वाला न्यूक्लियस है, मतलब डिवाइड हुआ वाला न्यूक्लियस है, वो जाएगा भाई उसी सेल डिवाइड, जब डिवाइड हो रहा होगा तब वहां पर जाएगा। देन क्या करेगा भाई? यहाँ पर सेपरेशन हो गया, यहाँ पर हो गया भाई, सेल डिवाइड हो गई, ठीक है। सेल डिवाइड हो गई और सेल ने क्या किया? ये देखो बर्ड बन रही है, ठीक है। ये बर्ड बन रही है, बर्डिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने बताया था। यहाँ पर बर्ड बन रही है, ये बर्ड बनी, ठीक है। बर्ड बन के क्या हुई? जब न्यूक्लियस इसके पास पहुंच गया तो उसने अपना वैक्यूल बनाया और यहाँ से क्या हो गया भाई? ये डिवाइड हो गया, ईस्ट से हट गया और यहाँ पर क्या बन गई भाई? ईस्ट जैसी एक और सेल, डॉटर सेल। चलो ओके, अब स्पोर फॉर्मेशन को पढ़ते हैं भाई। स्पोर फॉर्मेशन को आप लोग अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। आपने ब्रेड खाई होगी, सबने खाई है भाई। ब्रेड में छोटे छोटे, मतलब ब्रेड बहुत पुरानी हो जाती है तो भाई ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के मोल्ड्स पड़ जाते हैं, ठीक है। अब जब अगर आपको ऐसा मौका मिले तो भाई मोल्ड्स को मतलब जूम करके देखना भाई, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखना भाई, कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे आपको, मतलब ऐसा झाड़ियाँ बनी होंगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई स्पोर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है भाई? स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स क्या होती हैं? स्पोर्स फॉर्मेशन हमारे ब्रेड के मोल्ड्स में होता है। ये राइजोपस होती हैं, ठीक है, राइजोपस होती हैं। राइजोपस हमारे ऐसी जगह ग्रोथ करते हैं जहाँ पर उसको मॉइस्ट और मतलब कि ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ठीक है। तो भाई राइजोपस क्या करता है? राइजोपस ग्रो होना शुरू हो जाता है उस एरिया में। राइजोपस ग्रो होता है भाई, अपने ये राइजोइड्स बनाएगा यहाँ पर और ऐसे झाड़ियाँ बना लेगा, ठीक है। ऐसे फिलामेंट बन जाएगी भाई, उसके ऊपर एक स्पोरेंजियम होगा, ठीक है। ऐसी ग्रोथ हो जाती है, उसके ऊपर ऐसा एक स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के छोटे से बैग की तरह होता है, ठीक है, गोला गोला सा होता है। उसके अंदर एक छोटे स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? स्पोर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे स्पोर्स हो जाते हैं। और ये जब स्पोर्स भर जाते हैं उस बैग में तो ये क्या करता है? स्पोरेंजियम फूट जाता है। फूट के जहां पर भी वो स्पोर गिरेंगे वहां से नया राइजोपस की ग्रोथ होगी। याद रखना, एक राइजोपस से दूसरा राइजोपस बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। राइजोपस में भी होता है और पेनिसिलियम में भी होता है, याद रखना। चलो यहाँ पर मैंने भैया अच्छा सा डायग्राम दिया है। इतनी मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, और तुम लोग ने अगर नोट्स नहीं बनाया तो भाई नोट्स बनाना वैसे ज़रूरी है। बायो के लिए खुद कोशिश करो कि खुद के लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, ठीक है। जब मैं क्लास 10 में थी, 12th में थी, मुझे याद है भाई मैं बायो के नोट्स इंग्लिश में बनाती थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि जब मैं पढ़ूँ तो मुझे समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर पढ़ा रहा है उसकी इंग्लिश ऐसे चेप ली, नहीं, मुझे जो लैंग्वेज में समझ आती मैं उस लैंग्वेज में अपने से, मुझे पता है मैं उसको पढ़ूंगी भाई, मैं बोर्ड्स में अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना के लिखाऊंगी, ठीक है। इंग्लिश में ही लिखूंगी भाई, इंग्लिश में ही लिखूंगी, लेकिन उसको समझने
समझने के लिए मैंने लिखा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में जितने अच्छे से आप चीज़ें लिखोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है डायग्राम्स। बायो में बस ये 2 चीज़ों में महारत हासिल कर ली ना, 10th से निकलते ही डॉक्टर बन जाओगे। ऐसा नहीं है। चलो, अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है भाई? फ्रेगमेंटेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ फ्रेगमेंट में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग फ्रेगमेंट्स में काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, वो फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। वो फ्रेगमेंट क्या करेगी भाई? एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। जितने भी फ्रेगमेंट में काटो भाई, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो भाई, सारे फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे बिल्कुल उसके जैसा। इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू द 2 or more fragments and each fragments develop into the adult organism, बिल्कुल उसके जैसा। फ्रेगमेंटेशन है भाई, एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में अपने आप को डिवाइड करके और उसके जैसा ही अलग सा ऑर्गेनिज्म, न्यू अडल्ट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। स्पाइरोगायरा में होता है, याद रखना। एग्जाम्पल भूल के ना जाना बेटा, ये एग्जाम्पल्स हैं, तुम्हारी एक्स नहीं है जो तुम भूल जाओ इसको, ठीक है, याद रखना है इसको। चलो, रीजनरेशन क्या होता है भैया? रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आई होप मैं आपकी वो कंफ्यूजन आज दूर कर पाऊँ। अब देखो, ये हमारी प्यारी सी तो पहली बात प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया क्या करती है? प्लेनेरिया के अंदर होते हैं रीजनरेटिव सेल, वही वाले सेल जो छिपकली के अंदर होते हैं, जिसको तुमने मार के उसकी पूंछ तोड़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी पूंछ दोबारा उगाई थी, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? रीजनरेटिव सेल होते हैं। प्लेनेरिया के पास भी सेम होता है, रीजनरेटिव सेल होते हैं। रीजनरेशन, अब प्लेनेरिया का सपोज करो भैया ये सर है, ठीक है, ये बॉडी है। अब बॉडी से सर को काट दो। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई वो सर से प्लेनेरिया पूरी पर, सर तो बेकार हो गया, लेकिन प्लेनेरिया का जब सर काट दोगे तो उसकी जो बॉडी होती है ना, उसकी बॉडी में से वो सर दोबारा उगाएगा, ठीक है। वो एक ऑर्गेन जो उसकी बॉडी से अलग हुआ है ना, वो ऑर्गेन फिर आ जाएगा। दैट इज नोन एज रीजनरेशन, ठीक है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके पूरा जितने भी डिवाइड हुए पार्ट है वो पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हुए। यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ प्लेनेरिया को जो पार्ट उसका कट करोगे वो पार्ट दोबारा से उगाएगा, ठीक है। चलो, रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में भी होता है। अब यहाँ पर सबसे भैया इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब उनके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई जो गार्डनिंग और जिनको फूल पौधे बहुत प्यारे लगते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस बला का नाम है भाई? उसको बताने से पहले सर जेंटल रिमाइंडेड दैट बी हाइड्रेटेड। पानी पी लो भाई। चलो भाई, पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पहले हम लोग ना देखो, बायोलॉजी में जितना भी आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ बहुत ईजी होती जाएगी भाई, ठीक है। बायोलॉजी में फ्लो चार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये मैं क्लास 9 से कहती आ रही हूँ बच्चों को, क्योंकि भाई जो फ्लो चार्ट होते हैं ना उसमें आपको पता होता है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर भाई इतने सारे डिवीजन होते हैं, इसके ये टाइप, इसके ये टाइप, उसके अंदर उसके सब टाइप। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 चीज़ों में डिवाइड होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ना आप अगर मैं पढ़ा दूंगी, फिर आप अपने घर में, जिसके घर में गार्डनिंग होती है, जैसे कि आपके बाबा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, जो भी गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे ये पूछना, तो वो रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है। वो रियल लाइफ में ये मेथड यूज़ करते हैं जो मेथड आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे भाई नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मतलब खुद हो रहा है भाई, इसमें हमारा ह्यूमन का भाई जितने भी टॉक्सिक पीपल होते हैं उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल हो रहा है भाई, ऊपर वाला कर रहा है इसको। चलो, अब देखो भाई, ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, पहला होता है बाय लीव्स, लीफ से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक लीफ पूरा प्लांट बना रही है। इससे कुछ सीखो भाई, एक लीफ ने पूरा प्लांट जनरेट कर दिया। कैसे भाई? अब देखो, यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइलम होती है, इसके लीव्स में निकलते हैं छोटे छोटे एडवेंशियस बर्ड निकलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ये देख रहे हो, ये बर्ड निकले। अब ये बर्ड क्या होंगे? जनरेट होंगे, ये प्रोड्यूस होंगे। अब ये जब मेच्योर हो जाते हैं ना, तो यहाँ से निकलने लगते हैं छोटे छोटे प्लांट।
क्या निकलने लगते हैं भाई, छोटे 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 प्लांट निकलने लगते हैं। वो प्लांट क्या करते हैं भाई, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मतलब वो प्लांट जब डिटैच हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, ब्रायोफाइलम का एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो एक लीफ अगर प्लांट प्रोड्यूस कर सकती है तो तुम बोर्ड में 90 से अबव % ला सकते हो। ठीक है, चलो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गया भाई। लीव्स, अब देखो भाई यहाँ पर बाय लीव्स होता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है बाय ब्रायोफाइलम, याद रखना है इसको। चलो बाय स्टेम, भाई पोटैटो खाते हैं, आलू की सब्जी भाई मम्मियों को बड़ी प्यारी होती है। मम्मी हर सीज़न में आलू बनाती हैं। अगर मटर का सीज़न है तो मटर आलू, गोभी का सीज़न है तो गोभी आलू, गाजर का सीज़न है तो गाजर आलू, मतलब आलू ही आलू। पोटैटो भी एक स्टेम है, जिंजर भी एक स्टेम है, अनियन भी एक स्टेम है और ग्रास भी एक स्टेम है। ये तुम्हें अभी पता चला ना। चलो तो ये भाई पोटैटो जो है, अब देखो पोटैटो जब घर में आया होगा तो आपने कभी कदार भाई मम्मियों को नोटिस किया होगा काटते हुए, या फिर आप भी अगर किचन में मम्मी की थोड़ी हेल्प करते हो तो नोटिस किया होगा कि पोटैटो में छोटे छोटे बल्ब निकल आते हैं, वाइट कलर के। देखिए ये वाइट कलर के बल्ब निकल आते हैं। इसका मतलब है कि भाई पोटैटो अभी बिल मेच्योर हो चुका है, वेल मेच्योर हो चुका है। अगर उसी पोटैटो को ना आप सॉइल में जाके रखो और उसको एक फेवरेबल कंडीशन दो, पानी डालो, धूप मिलती रहे ना, तो उससे उस एक पोटैटो से पूरा पोटैटो का प्लांट उग जाएगा। भाई सही बात है भाई, पूरा पोटैटो का प्लांट उग जाएगा। वैसे पोटैटो में नहीं, जिंजर में, अनियन में देखा है भाई, किचन में गए हो तो अनियन में देखा होगा, अनियन जब पुरानी हो जाती है तो भाई उसमें तो भाई घास निकलने लगती है ग्रीन कलर की। अगर उसको सॉइल में रखोगे ना तो वहां से भी एक पौधा, मतलब प्लांट उगा सकते हो प्याज का। ठीक है, प्याज के खेत उगा सकते हो भाई तुम। चलो तो भाई यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर स्टेम से एक स्टेम से, एक चीज से, एक पेरेंट से हम लोग उसके ऑप्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, अब तीसरी चीज होती है, सबसे आखिरी चीज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, दैट इज बाय रूट्स। रूट्स क्या भाई, स्वीट पोटैटो देखा है, स्वीट पोटैटो सबने खाया होगा भाई, किसी किसी को अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, बट स्वीट पोटैटो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चलो स्वीट पोटैटो हमारा एक रूट है, जैसे कि हम लोग को सबको पता है। वहाँ पर क्या होती है भाई, रूट्स में, जो हमारे स्वीट पोटैटो है उसके रूट्स में कुछ बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी भाई। ठीक है, यहाँ पर रूट्स जैसा दिख रहा है ये। ओके, यहाँ पर उसके लास्ट में कुछ बर्ड्स निकलती हैं। अब वो बर्ड्स क्या करती हैं, अगर उसको आप ज़मीन में लगा दो, ठीक है, वो क्या होती है भाई, उसमें से हमारा एक नया प्लांट निकल आएगा, नया स्वीट रूट का। मतलब उसमें से पहले से ऐसी स्टेम निकलेंगी, देन स्टेम से होके नीचे क्या बन जाएंगी, रूट्स बन जाएंगी। एरियल पार्ट तो कोई काम नहीं आता, नीचे रूट्स बन जाएंगे और रूट से ही हमारा स्वीट पोटैटो बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन फेवरेबल कंडीशन होती है, ऐसे नहीं है घर के बाहर स्वीट पोटैटो ऐसे उगा दिया कोई भी मिट्टी में। चलो अब बात करते हैं भाई आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ये हमें, मतलब मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा जिनके घर में गार्डन्स हैं, जो गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिसमें कि हम लोग अपने मन चाहे, भाई अब आजकल का इंसान ना बड़ा सेल्फिश हो गया है, उसको अपनी मन की चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, जिसमें उसको मज़ा आ रही होती है, जिसमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है, उसको वही चीज़ करनी होती है। तो यहाँ पर वो प्लांट से भी वसूल लेते, प्लांट को भी नहीं छोड़ा है। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और ये सबसे बड़ा टॉपिक टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। ये बहुत मतलब बच्चों को चुभता है बिल्कुल, जैसे मैथ्स के टीचर चुभते हैं ना, वैसे ये टॉपिक चुभता है। लेकिन आज मैं इसको बहुत इजी करने वाली हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। पहले बात करेंगे भाई कटिंग की। कटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है भाई किसी को काट रहे हैं। ठीक है, किसी को काट रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग किसी का काट रहे हैं, किसी को काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं, किसी प्लांट की स्टेम को काट रहे हैं। ठीक है, प्लांट की स्टेम, जैसे कि ये रोज, शुगर केन, पोटैटो, कैक्टस में भी होता है। तो आप अगर रोज की बात करो, रोज लगाए भाई, खूब सुंदर सा प्लांट लगाए। अगर आपको चाहिए भाई ऐसा प्लांट दूसरा भी हो, भाई पूरा गार्डन हमारा रोज रोज हो जाए, गुलाब गुलाब हो जाए, तो क्या करो भाई, उसकी एक स्टेम काटो और उस स्टेम को मिट्टी में, सॉइल में लगा दो। ठीक है, अब उस स्टेम से भाई दूसरा प्लांट उगाएगा भाई, बिना खुद की चिंता किए दूसरा प्लांट उगाएगा। एक प्लांट से दूसरे प्लांट उगाने का मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और भाई ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बेस्ट एग्जांपल कटिंग।
ठीक है। ग्राफ्टिंग की बात करें, ग्राफ्टिंग ये क्या है भाई, यहाँ पर हम लोग मतलब क्या ग्राफ राफ बना के उगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ग्राफ्टिंग भाई एक बहुत बढ़िया सा प्रोसेस है जिसमें आप मन चाहे फ्रूट और फ्लावर उगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि भाई अगर आपको लेना है मान लो भाई मैंने संतरे और नींबू का पेड़ लिया भाई, हम चाहते हैं भाई उस पेड़ से भाई अच्छे संतरे भी निकले, अच्छे नींबू भी निकले एक ही पेड़ से, तो क्या कर सकते हैं भाई, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये लेमन में होता है, एप्पल में होता है, मैंगो में होता है। कैसे होता है भाई, दो प्लांट को लेते हैं, दो प्लांट को ऐसे जोड़ेंगे भाई कि उसके जाइलम और फ्लोएम का जो कनेक्शन है वो ठीक से बैठ जाए भाई। जैसे कि भाई आपने बचपन में वो लॉकेट खरीदा होगा जिसमें ऐसा टूटा हुआ दिल अपनी फ्रेंड के लिए खरीदा होगा और अपने लिए खरीदा होगा, ऐसा नहीं, एक तरफ ऐसे आधा दिल होता है ऐसे ऐसे ऐसे, एक तरफ ऐसे आधा दिल होता है ऐसे ऐसे, तो जब उसको मिलाओ तो भैया एक जैसा मिल जाता है, ठीक है। ऐसा मिल जाएगा कि भाई वो एक ही दिल लगेगा। तो ऐसे ही जो हमारे दो प्लांट होते हैं उनको ऐसा काटना है कि उनको जब जोड़ो तो बिल्कुल वो सेट बैठे, ठीक है। तो भाई जो नीचे वाला प्लांट लेते हैं जिनमें हमें दूसरा प्लांट लगाना है उसको बोलते हैं स्टॉक, और ठीक है, और हम लोग उसके ऊपर जो प्लांट लगा रहे हैं उसको बोलते हैं साइन, ठीक है। तो स्टॉक और साइन की यहाँ पर हम लोग गाथा के बारे में बात कर रहे हैं, गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि उसके जाइलम और फ्लोएम, मतलब कि भाई मिनरल और वाटर कंडक्शन भी होना जरूरी है, प्लांट के ग्रोथ के लिए नहीं होगा तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो भाई जाइलम और फ्लोएम मिल जाते हैं, देन ग्राफ्ट यूनियन होता है यहाँ पर, और उसको हम लोग पहले वैक्स लगाते हैं, फिर उसको किसी कपड़े से या फिर किसी गॉज से रैप कर देते हैं ताकि वो अच्छे से जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग हम लोग ऐसे करते हैं, इसको याद रखना भाई, ताउम्र याद रखना। चलो लेयरिंग की बात करें, लेयरिंग भाई, लेयरिंग हम लोग जैसे मतलब मुझे तो भाई प्लांट के साथ बड़ा सोशल लगता है लेयरिंग करना, क्योंकि भाई एक प्लांट लगा है उसकी स्टेम आप जबरदस्ती लेके एक सॉइल में घुसा दो ताकि वो दूसरा प्लांट उगा दे, भाई ये तो जबरदस्ती हुई ना। यहाँ पर इंसान यही करता है, जैस्मीन और हिबिस्कस में होता है बेसिकली हम लोग जो फ्लेक्सिबल स्टेम होती है प्लांट की, फ्लेक्सिबल स्टेम को लेते हैं, ठीक है, पेग, वो वाला पेग नहीं भाई, यहाँ पर पेग एक टूल होता है, जो गार्डनिंग करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, पेग एक टूल होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं भाई, उसकी हेल्प से इस स्टेम को जमीन में सॉइल के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद उसको पानी धूप मिलने के बाद वो क्या कर लेता है, नीचे से रूट्स निकल जाती हैं, ऊपर शूट निकल जाती है और नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। यही प्रोसेस है भैया हमारे लेयरिंग का। चलो अब आता है भैया सबसे पूछा जाने वाला टॉपिक टिश्यू कल्चर, और इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। बहुत सारे गधे बच्चे कहते हैं भाई मैम आपने माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ाया ही नहीं, एग्जाम में आया था। तो गधों बच्चों माइक्रो प्रोपगेशन भाई टिश्यू कल्चर का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ऐसे होते हैं नहीं भाई, स्कूल का नाम अलग होता है और घर का नाम अलग होता है, वैसे ही भाई इसका घर का नाम तो टिश्यू कल्चर है, स्कूल का नाम माइक्रो प्रोपगेशन है। याद रखना कैसे होता है टिश्यू कल्चर, टिश्यू से ही याद रखो, एक लीव लेंगे उसकी टिश्यू निकालेंगे। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, जिन्होंने सेल चैप्टर टिश्यू चैप्टर पढ़ रखा है उनको पता होगा भाई, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, इसका मतलब हम उसकी बहुत सारी सेल को निकाल रहे हैं एक साथ। तो हमने भाई बहुत सारी सेल को एक साथ स्क्रैप किया, मतलब टिश्यू को एक साथ स्क्रैप किया और उसको क्या रख रहे हैं, उसको एक पेट्री डिश में रख रहे हैं। जो लोग लैब वगैरह जाते हैं स्कूल के उनको पता होगा कि ये पेट्री डिश क्या होती है, ठीक है। पेट्री डिश में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि वो प्लांट जल्दी डिवाइड हो, उसकी सेल जल्दी डिवाइड हो, ठीक है। टिश्यू को भाई पेट्री डिश में रखा, अब पेट्री डिश में क्या क्या डालेंगे, पहले तो अगार डालेंगे, ठीक है, अगर या फिर अगार, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये एक हमारा ग्रोथ मीडियम होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। और दूसरा डालेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको पता है भाई, ऑक्सीजन हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो अगर और ऑक्सीजन डालेंगे उस पेट्री डिश में, देन ये डिवाइड होता रहेगा। देन थोड़े समय बाद आप क्या देखोगे, वो सेल डिवाइड हो के नए छोटे प्लांट बना लेंगी, और वो प्लांट को भाई आप सिंपली सॉइल में उगा दो तो भाई क्या हो जाएंगे भाई, नए प्लांट उग जाएंगे। सिंपल सा मेथड है, कौन सी रॉकेट साइंस है भाई। टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन में पहले एक टिश्यू लिया, उसको ऐसे मीडियम में रखा जहाँ पर उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, ग्रो हो जाता है तो सॉइल में लगा दो, बस। चलो
एडवांटेज ऑफ क्यों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं यार, क्या मिल रहा है? तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं भाई। रैपिड और चीप और इजी मेथड है भाई रिप्रोडक्शन का। बहुत जल्दी से प्लांट अगर आपको उगाना है तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही चीप है, पैसे ही बहुत कम लगते हैं, इजी मेथड है। डिसीज एंड वायरस फ्री प्लांट, जो उनके प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट उगते हैं वो डिसीज और वायरस फ्री होते हैं भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सुपर क्वालिटी फ्रूट और फ्लावर मिलते हैं भाई, इतने तो नेचुरली उगने वालों में क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं होती है जितने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले प्लांट्स में होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं भाई, एज फादर एज डॉटर वाले, ठीक है। और भाई जो इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो फ्लावर और फ्रूट निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब क्वांटिटी वाइज ही बहुत ज़्यादा। क्वालिटी तो उसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा आपको एज पर योर विश आपको मिल जाती है। चलो, दीज आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पर समाप्ति के साथ कंप्लीट होता है भाई। अब सेल्फ डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन पड़ा है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर एग्जांपल है भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इतनी सारी चीजें पड़ी हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट दिक्कत नहीं होगी। चलो अब बात करें भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया भाई टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हो, और मैं भी भाई। पानी पीते रहिए भाई बीच बीच में। चलो अब एसेक्सुअल तो पढ़ लिया भाई, एसेक्सुअल में कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सबको पता है भाई, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट का कोलैबोरेशन होता है, 50-50 पार्टनरशिप होती है। चलो अब भाई यहाँ पर दिया गया है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू डिफरेंट सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, हमें पता है भाई, ठीक है। और भाई अगर हम लोग बात करें, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट फ्रॉम द टू डिफरेंट पेरेंट एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। भाई दो डिफरेंट पेरेंट के फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स मतलब मदर का ओवन, फादर का स्पर्म, फ्यूज होता है, फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और देन एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग डेवलप होते हैं, पूरे 9th मंथ वोम में बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, फिर फाइनली 9th मंथ के बाद हम दुनिया में आते हैं, जालिम दुनिया में। पता नहीं क्यों आई हूँ भाई मैं, इतनी टॉक्सिक दुनिया है ये। लेकिन कुछ कुछ इंसान यहाँ पर अच्छे होते हैं, जैसे कि आप, जैसे कि मैं। चलो भाई, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम भाई फ्यूज हुआ, इसने जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से प्यारा सा बेबी हो गया। बेबी नहीं बोलेंगे, बच्चा नहीं बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये कैसे हो सकता है? फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अरे फ्लावर और प्लांट कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? तो भाई इनकी भी अपनी लव स्टोरी होती है, इनमें भी अपनी जान होती है भाई, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, प्लांट की भाई बहुत अच्छी लव स्टोरी होती है। इनका एक लव लेटर हमारा कबूतर भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। याद रखना, भी पढ़ाऊंगी भाई, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भाई फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी देखो वहां पर एक बात समझ लेना, दो पेरेंट तो इन्वॉल्व होंगे। एक मेन बात जरूर होगी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दो गैमीट फ्यूज होंगे तभी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, याद रखना। तो भाई जिन प्लांट में फ्लावर निकलते हैं, जिन प्लांट में फ्लावर निकलते हैं, सॉरी, जिन प्लांट में फ्लावर निकलते हैं, पुष्प निकलता है, उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो फ्लावर क्या होता है भाई? अब फ्लावर इज अ कंडेंस मतलब भाई कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ऑन विच एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इंसर्टेड। अब फ्लावर जो हमारा पुष्प है उसमें क्या होता है भाई, उसी में ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब हमें रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ही ज़रूरत है, तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर भैया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे पाए जाते हैं मैं बता दूं भाई, ये फ्लावर देख रहे हो, इसको देखा है भाई,
कभी देखा होगा भाई, इसको बोलते हैं चाइना रोज, इन शॉर्ट बोले तो भाई हिबिस्कस। ठीक है, अब हिबिस्कस को भाई हमने फाड़ के जूम करके दिखाया है, आपको बीच से काट के दिखाया है कि ये होता कैसा है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एक प्लांट में दोनों ही चीजें होती हैं भैया ये। ठीक है, मतलब मेल ऑर्गन भी होगा, फीमेल ऑर्गन में भी होगा, लेकिन ये सिर्फ फ्लावर में होता है, याद रखना। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाई बात करें तो यहाँ पर स्टेमन होता है। स्टेमन इज द मेल आरो मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, आरो मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले तो भाई पिस्टल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टेमन है, स्टेमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर दो पार्ट होते हैं स्टेमन में, ये लंबी सी डंडी दिख रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर गोला गोला दिख रहा है भाई इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और एंथर में होते हैं भैया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यार, ये याद आया होगा भाई आपको, बहुत सारे भाई के ड्रामाज में और मतलब जैसे सोफिस्टिकेटेड ड्रामाज होते हैं, आई एम एलर्जिक टू पॉलन, मतलब ये पॉलन होता है क्या भाई, ये यही होता है पॉलन, वो एलर्जिक होता है भाई, उनकी नाक में छोटे छोटे पॉलन चले जाते हैं तो वही छींकने लगते हैं, तो यही होता है पॉलन। ठीक है भाई, पिस्टल बात करें तो पिस्टल में तीन चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी सारी फीमेल में देखने को मिलेंगी, स्टिग्मा स्टाइल नहीं देखने को मिलेंगी, ओवरी देखने को मिलेंगी। अब भाई फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। स्टिग्मा ये अपर वाला पार्ट, ये पॉलन ग्रेन को स्टिक कर लेता है भाई अपने ऊपर। ठीक है, स्टाइल की बात करें तो स्टाइल ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्टाइल बोलते हैं भाई, इसका अपना अलग ही स्टाइल और इसका अलग ही स्वैग होता है। ठीक है, ओवरी दिख रही है भाई यहाँ पर ओवल शेप की, इसके अंदर अंडे होते हैं, एग होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा याद रखना भाई। चलो, अब ये कुछ और भी पार्ट है भाई, ये जो ये दिख रहा है कलर पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेटल वही होते हैं भाई जो आपने मूवीज में देखा है, ऐसे से मतलब प्लांट को, फ्लावर को लेते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, मतलब ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही उसकी को बोलते हैं भाई पेटल्स। ठीक है, सेपल्स क्या होती हैं, सेपल भाई उसके नीचे का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियां होती हैं, उनको बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये एक जो जस्ट डंडी से पकड़ के हम लोग ऐसे नहीं, मतलब लोग, हम लोग नहीं, लोग और लोग ऐसे प्रपोज करते हैं और डंडी पकड़ के फ्लावर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं भाई, उस डंडी को बोलते हैं पेडिसिल। ठीक है, इतना याद रखना भाई। और ये फ्लावर का डायग्राम, ये पुष्प का डायग्राम आप बनाना सीख लो। ठीक है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करो और इसकी लेबलिंग के साथ प्रैक्टिस करो। जितने भी डायग्राम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर उसकी लेबलिंग याद रखो और उसकी एग्जैक्ट जगह याद रखो, ये कौन सी जगह कहाँ पर है भाई। बच्चे पता नहीं ओवरी में स्टेमन और एंथर बना जाते हैं, मतलब मैं तो यही देख के शौक हो जाती हूँ, तो अच्छे से लेबलिंग याद रखो। चलो भाई, ये देखो यहाँ पर हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे वाली स्लाइड में इसको डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत मतलब एक शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला ये नॉन एसेंशियल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला नॉन, मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है भैया। ठीक है, जहाँ तक के चलो, कैलिक्स क्या होता है भाई, कैलिक्स हमारे जो सेपल अभी पढ़ी थी हम लोगों ने, ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ, सेपल के ग्रुप को, ठीक है, सेपल वाले वर्ल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, कोरोला क्या होता है, पेटल के वर्ल को, पेटल के ग्रुप को। ठीक है, पेटल वाले जो वर्ल है, पेटल्स का ग्रुप का वर्ल है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। एसेंशियल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन भाई, रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा एसेंशियल है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम बोले तो भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनका जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं भाई एंड्रोशियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है भाई उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आती है, और एंड्रोशियम में जितने भी स्टाइल और जितने भी एंथर और फिलामेंट होते हैं वो आते हैं। चलो, यहाँ पर यही सब समझाया गया। मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया और आप भी इन शॉर्ट में ही याद रखना। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी होती है अपनी
लव स्टोरी, और लव स्टोरी में होता है भैया एक कबूतर जो कि लव लेटर को इधर से उधर करता है, और उस कबूतर को हम लोग बोलते हैं भंवरा, ठीक है। और वो भंवरा जो प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है भाई स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिलेगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा भाई, विदाउट मिलन कुछ नहीं हो सकता। तो भाई मिलन कौन करवाता है, हमें पता है, हमने भी पढ़ा है कि पॉलन जो हमारा ऊपर स्टेमन, फिलामेंट और ये जो एंथर होता है, एंथर में होते हैं भाई पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन जब स्टाइल तक जाएंगे, स्टिग्मा तक जाएंगे, ओवरी तक जाएंगे तभी तो होगा रिप्रोडक्शन। तो भाई ये जो ये जो हमारे पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को ले जाने का काम स्टाइल तक किसका होता है, इन्हीं भंवरों का होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, अब हमें पता है कि जो क्यूट से भंवरे होते हैं, क्यूट सी बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, क्या करती हैं भाई, फ्लावर तक जाती है अपना नेक्टर सक करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर जब ये अपना कार्यक्रम कर रही होती हैं तो इनके पैर पे चिपक जाते हैं कुछ छोटे छोटे पॉलन ग्रेन। अब इनकी बॉडी पे ये पॉलन ग्रेन स्टिक हो गए हैं। अब ये क्या करेंगे, जब ये दूसरे प्लांट तक जाएंगे, दूसरे फ्लावर तक जाएंगी, उनमें भी कुछ बैठ के भाई नेक्टर सक करेंगी, तो क्या होगा भाई, वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होंगे, अब ये पॉलन ग्रेन ड्रॉप आउट कर देती, मतलब उनके बॉडी से भाई उनके जो पैर से वो पॉलन ग्रेन झड़ेंगे, तो क्या होगा, स्टिग्मा स्टिक कर लेगा, स्टिग्मा से, और स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन आ गया तो भाई अब सारा काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो आगे वाले प्रोसेस में जानते हैं। इतना याद रखो, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन स्टाइल और स्टिग्मा ओवरी तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया, इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल स्टिग्मा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई भंवरे ही ये सब करते हैं, यहाँ पर विंड और पानी भी ये सब चीज़ें तो करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लव लेटर के जो पार्ट हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलिनेशन एक ही सेम, आप देखो हमने पता है कि भाई एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते हैं, ठीक है। एक रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हमारा जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। अब एक ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब पॉलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर अगर स्टिक हो जाता है तो उसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पर अगर दो फ्लावर होंगे, मतलब एक का ओवरी और एक की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा भाई, ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग फ्लावर होते हैं, एक का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होता है, एक का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर इंक्लूड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। चलो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भाई कौन कौन पॉलिनेशन को करवा रहा है, तो भाई यहाँ पर कुछ बायोटिक एजेंट होते हैं, कुछ एबायोटिक एजेंट होते हैं। बायोटिक मतलब जिनमें जान है, एबायोटिक नेचुरली प्रेजेंट जिनमें जान नहीं होती है। एबायोटिक मतलब वाटर और विंड बोले तो, ठीक है। बायोटिक बोले तो भाई बैट्स, बर्ड और इंसेक्ट। इंसेक्ट में भाई हमारे प्यारे से क्यूट भंवरे। चलो, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये बड़ा अच्छा मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको याद रखना। इसको मतलब याद कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। अब देखो भाई ये होता कैसे है। अब फर्टिलाइजेशन, अब आपने बताया भैया पॉलन ग्रेन, आपने बताया स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, अब ये होता कैसे है, कैसे भाई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैसे होंगे। इधर देखो, ये जो लिखा है ना इसको ना पढ़ो, मेरी बात सुनो। चलो अब देखो भाई, पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा तक, ठीक है। पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा तक, किसी भी मेथड से आया, पानी से आया, हवा से आया, भंवरों से आया, चमगादड़ों से आया, किसी से भी आया, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या करेगा भाई, पॉलन ग्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। जब पॉलन ग्रेन स्टिक करता है तो वो बनाता है भाई यहाँ पर, जैसे वो स्टिक होता है भाई वैसे ही हड़बड़ी से क्या बना लेता है, पॉलन ट्यूब बना लेता है। ये देख रहे हो पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाती है, यहाँ पर होते हैं भाई, यहाँ पर होती है एक ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पर एक होती है ओपनिंग, और वो ओपनिंग कहाँ पर जाती है, ओवरी के अंदर जाती है, ठीक है। वो ओपनिंग कहाँ पर जाती है, ओवरी के अंदर। तो पॉलन ग्रेन ने जो पॉलन ट्यूब बनाया है वो ओवरी के जो ओपनिंग है, ठीक है, वहाँ पर अपने आप को
वहां तक ले जाती है। अब पोलन ग्रेन में होते हैं भैया छोटे छोटे 2 वेजिटेटिव सेल या फिर मेल जर्म सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको, मेल जर्म सेल। यही फ्यूज करते हैं, यही होते हैं असली, मतलब के क्या बोल सकते हैं भाई इसको, ये मेल जर्म सेल होते हैं, इन्हीं का ही रियल काम होता है, इन्हीं का असली काम होता है। पोलन ग्रेन में 2 मेल जर्म सेल होते हैं, याद रखना, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल जर्म सेल। अब एक पोलन ग्रेन स्टिक हो गया, उसने अपनी पोलन ट्यूब बना ली है, ओवरी पे अटैच हो गई है वो, ठीक है। अब वहां पर जब अटैच हो जाती है तो ये मेल जर्म सेल रिलीज कर देते हैं, 2 मेल जर्म सेल रिलीज हो गए हैं। अब ये जाएंगे उसी पोलन ट्यूब की हेल्प से ओवरी तक, ठीक है। अब ओवरी में यहाँ पर ये देखो भाई, ओवरी में होते हैं, अब ये जूम करके मैंने ओवरी बनाई है, ओवरी में होते हैं कुछ चीजें। पहले तो होती है भाई ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर आके स्टिक होगा भाई ये पोलन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर होता है एक एग सेल, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना यहाँ पर 3 सेल होती हैं, एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होती हैं। सिनर्जिड्स इनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, इनको प्रोडक्शन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। ये होते हैं भाई एंटीपोडल सेल ऊपर 3, ठीक है, और ये होता है भैया पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये यहाँ बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई भाई जिसके पास भाई 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पोलन ट्यूब आएगी, ठीक है, उसमें से 2 जो मेल जर्म सेल आएंगे, पहला जो मेल जर्म सेल है वो किसके साथ प्रोड्यूस करेगा, MG मेल जर्म सी, MGC मेल जर्म सेल। पहला जो मेल जर्म सेल आएगा वो एग सेल के साथ कोलैबोरेट करेगा, ठीक है, एक्सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा जो आएगा वो तुरंत भाग के पास आएगा भाई पोलर न्यूक्लियाई के पास, और पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा। पहला मेल जर्म सेल एक्सेल के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा मेल जर्म सेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, 2 बार फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मैंने कहा तुम लोगों से पढ़ो नहीं तो तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, याद रखना फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये देखो यहाँ पर यही हुआ है, यहाँ पर 2 बार फ्यूजन हुआ है, एक बार एग सेल से, एक बार पोलर न्यूक्लियस से, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, इसी को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, याद रखना। लोग कहते हैं भैया डबल फर्टिलाइजेशन बहुत टफ होता है, मैंने बहुत इजी मेथड से एक्सप्लेन किया है। पोलन ट्यूब आया, स्टाइल पे स्टिक हुआ, सॉरी सिग्मा पे स्टिक हुआ, स्टाइल से उसने भाई पोलन ट्यूब बनानी शुरू कर दी, ठीक है। नीचे माइक्रोपाइलर एंड है, वहां पर कनेक्ट हुआ, माइक्रोपाइलर एंड ओवरी की ओपनिंग है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जब बन गया तो उसने मेल 2 जर्म सेल अपने 2 मुस्टंडों को भेजा, 2 मेल जर्म सेल, ठीक है, उन्होंने भेजा भाई पोलन ट्यूब से। एक मेल जर्म सेल एग सेल से फ्यूज हुआ, दूसरा मेल जर्म सेल पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ, और ये 2 बार फ्यूजन हुआ, तो इसी को बोलते हैं भाई। अब एक फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, दूसरा फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, तो 2 फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना। चलो अब इसको भाई, अब यहाँ पर याद रखना भाई कि बाद में क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इसको देखो जूम करके देख लेते हैं भाई। पोलन ग्रेन ऐसा दिखता है भाई, ठीक है, इसमें 2 मतलब जर्म सेल होते हैं भाई, जर्म पोर होती है, ठीक है, देख लेना इसको। यहाँ पर ओव्यूल का, अब यहाँ पर ये याद रखना, ये याद रखना भाई, ये डायग्राम याद रखना, आपके एनसीईआरटी में दिया गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बनता है भाई, एंडोस्पर्म जो हमारी भाई पोलर न्यूक्लियाई जर्म सेल से फ्यूज हो रही थी भाई, वो एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाती है, ठीक है, जो फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे आने वाले भाई जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म ये सारा काम करता है। एम्ब्रियो जो बन रहा होता है भाई, कहाँ गए तुम, अरे हाँ, ठीक है, जो एम्ब्रियो बन रहा होता है भाई, उसमें क्या होता है भाई, ये एक डिप्लॉइड जाइगोट है। अरे क्या हो रहा है यार, तुम क्यों इतना नाटक कर रहे हो, चलो पेन बदल लो यार। चलो, एम्ब्रियो क्या होता है भाई, एक डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप इनटू द जाइगोट। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे ही भाई एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है भाई, एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है, जाइगोट में कन्वर्ट होता है, सॉरी जाइगोट डेवलप होता है भाई, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। फ्रूट कैसे बनता है भाई, जो ओवरी बची कुची रहती है वो डेवलप होती है, ठीक है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, फिर मतलब सीड भी बन जाती है, ठीक है। अब जो सीड होता है वो क्या करता है भाई, जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन क्या होता
है जर्मिनेशन, जो एक प्रोसेस है भाई। सीड, एक सीड को अगर आप सॉइल में लगाते हैं तो उसमें सीडलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और सीडलिंग्स एरियल और शूट्स, मतलब जो एरियल पार्ट होता है और जो नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट दोनों होता है, रूट और शूट का पार्ट, वो बनाने शुरू करते हैं और एक ही सीड से पूरा प्लांट उग जाता है। दिस इज द मतलब कंप्लीट बोल सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको ये ताउम्र तक याद रहेगा। चलो भाई, अब सबसे भाई मतलब सबसे भाई क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट बोल सकते हैं भाई, हमारे पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। चलो भाई, अभी तक हमारा चल रहा था भाई स्टार्टर्स में थोड़े बहुत क्रिस्पी चीज़ें खाने को मिली, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट होता है भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसी को पढ़ने के लिए भाई बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको स्टार्ट कर लेते हैं। भाई हमें पता है भाई जो हमारा रिप्रोडक्शन है भाई, वो सबसे इंडिया की बिगेस्ट मिस्ट्री होता है भाई हमारे बच्चों के लिए। जितने भी मतलब बच्चे होते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं भाई मम्मी ये छोटा सा बेबी कहाँ से आया है, तो मम्मी बताती हैं भाई उसको हॉस्पिटल से लाए हैं, हॉस्पिटल वालों को पैसे दिए थे तो हॉस्पिटल वालों ने बेबी बना के दिया है। कुछ बच्चों को भाई इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहते हैं भाई रात में सो बाहर तो एक टोकरी मिलती है भगवान के द्वारा भेजी हुई, वहाँ से आते हैं। कुछ को बोला जाता है खरीद के लाए जाते हैं। तो बच्चों को तो बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज ये मिस्ट्री सॉल्व हो रही है भाई, ये बड़ी सी मिस्ट्री होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो वी ऑल आर प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि दो पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल के गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तुम 9th मंथ यूट्रस में मदर वर्म में रहते हो और फाइनली तुम्हारा प्रोडक्शन होता है। इतनी मेहनत के बाद तुम दुनिया में आते हो और फिर भी बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं लाते हो, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब। मेहनत करो, पढ़ो, अच्छे परसेंटेज लाओ यार, और अपने पेरेंट को खुश रखो। ठीक है भाई, उन्होंने बहुत मेहनत करी है तुम्हें लाने के लिए। चलो, रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता है भैया हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होता है, हमें ये बात पता है भाई। अब देखो, ह्यूमन आर बायसेक्सुअल। अब बायसेक्सुअल का मतलब ये नहीं है कि भाई एक ही में मेल और फीमेल, मतलब मेल तो है भाई वो फीमेल जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, बायसेक्सुअल, हम लोग बायसेक्सुअल होते हैं मतलब हम में दो सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब कि भाई दो तरीके की प्रजाति होती हैं भाई, एक मेल और एक फीमेल, एक मर्द जात और एक औरत जात। ठीक है, पसंदीदा मर्द, पसंदीदा औरत, मतलब आजकल बड़ा फेमस ये चल रहा है, सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे देखी है मैंने। ठीक है, तो भाई हम लोग बायसेक्सुअल होते हैं, टू सेपरेट सेक्सेस होते हैं भाई। अगर मेल है तो वो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो वो फीमेल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों रहेगा, दोनों नहीं हो सकता। हम वी आर नॉट फ्लावर, ठीक है, वी आर नॉट फूल, वी आर ह्यूमन बींग्स। चलो अब देखो भाई, अब हम लोग डिफरेंट सेक्सेस के होते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल आदमियों जैसी है और मतलब मैं बिल्कुल मतलब जैसे कि फीमेल होती है भाई, फीमेल की अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है और मेल की अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। कुछ चीज़ें हमारे में सिमिलर होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे डिफरेंट होती है। जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब रिप्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग, हमें मेल और फीमेल का डिस्टिंक्ट करने में वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देख लेते हैं भाई। और ये जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक आती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आती है, प्यूबर्टी के बाद अराइव होती हैं। ठीक है भाई, प्यूबर्टी किस बला का नाम है, सब लोग ने पढ़ा है भाई 8th क्लास में, एडोलेसेंस चैप्टर। भाई बहुत शर्मीला सा टॉपिक हुआ करता था, मुझे आज भी याद है। और ये जो प्यूबर्टी वाला टॉपिक है ये आपने एडोलेसेंस चैप्टर में ही पढ़ा होगा।
ठीक है भाई। मेरी क्लास में जब ये टॉपिक बैठते हैं बच्चे बड़े खुश, अरे एडोलेसेंस चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मतलब बड़ा शर्मीला। मैं कहती भाई इसमें अभी क्या रखा है, 10th क्लास में जाना रिप्रोडक्शन पढ़ना, लेकिन भाई हमारे वो महान सर उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। मेरी तमन्ना ऐसी की ऐसी रह गई। चलो, the age at which gametes and sex hormones to be produced of the boy and the male और female, जो भी हम लोग बोल सकते हैं भाई, तो ऐसी एज जिसमें कि बॉय या फिर गर्ल के जब हार्मोन, ठीक है, या फिर सेक्स गैमीट प्रोड्यूस होना चालू होते हैं, उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं भाई? प्यूबर्टी। मतलब भाई इंसान सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, तो इसका मतलब उसकी प्यूबर्टी आ गई है। गर्ल्स में प्यूबर्टी 10 से 12 ईयर की एज में हो जाती है, और हमें पता है भाई बॉयज निठल्ले होते हैं, सारी चीज़ें देर से करते हैं, इस वजह से उनकी भाई प्यूबर्टी भी देर से आती है, 13 से 14 साल के बीच में ही आती है उनकी प्यूबर्टी, ठीक है। चलो, प्यूबर्टल चेंजेस क्या होते हैं? मेल में अगर प्यूबर्टी अराइव करती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं भाई? उनके शोल्डर, अब देखो अपने भाई, अगर किसी का छोटा भाई होगा, देखा होगा भाई, अगर छोटा भाई है, मतलब फीमेल्स की बात करें, गर्ल्स की बात करी हूँ, छोटा भाई है भाई, 13-14 साल के बाद वो इतना लंबा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आपको उसको ऐसे करके देखना पड़ता है, मतलब आप लिटरली आप ऐसे करके देख रहे होते हो। तो भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई उसकी प्यूबर्टी अराइव हो गई है, उसका हर चीज़ चेंज होगी, हाइट भी इंक्रीज होगी, शोल्डर चौड़े हो जाएंगे, भाई पापा जैसी आवाज़ हो जाती है। मेरा भी एक छोटा भाई है भाई, मुझे उसको ऐसे करके देखना पड़ता है, और मुझे बुलाता है छोटू इधर आ, ये काम कर वो काम कर। तो भाई होता है, हम लोग के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है, मैं भी मानती हूँ। चलो, तो भाई अगर मेल की बात करें तो मेल में भाई उनकी आवाज़ डीप हो जाती है, आदमियों जैसी हो जाती है, ठीक है। और चेस्ट, आर्मपिट्स और प्यूबिक एरिया, ठीक है, हमारे जो जेनिटल एरिया होता है उनमें हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। मॉस्टिच और बीएड्स, मतलब कि दाढ़ी मुच्छे उगने लगती हैं भाई। सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ग्रोथ होती है टेस्टिस ऑफ पेनिस की, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड, ठीक है, ऑयल ग्लैंड डेवलप होती है, और स्वेट निकलने लगता है, ऑयल निकलने लगता है, और ऑयली स्किन की वजह से चेहरे में पिंपल आ जाता है। सबसे दुख की बात, ऑयली स्किन होने लगी है चेहरे पे। बचपन में जितने बच्चे थे, मम्मी किसी से भी नहला देती थी, चेहरे पे कुछ नहीं हो रहा है भाई, चेहरा ऐसा चमक रहा है बिल्कुल चीकू लाइट जैसा। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है भाई, चेहरे से सेबेशियस ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, ऑयल निकलने लगता है, और इतनी भैया हमारी स्किन और हमारी जो ऑयली स्किन होती है उसकी वजह से पिंपल आने लगते हैं, जिंदगी बर्बाद वहीं से, ठीक है। डार्कनिंग ऑफ स्किन कलर ऑफ जेनिटल एरिया की स्किन का कलर डार्क हो जाता है। पानी पी लो। चलो भाई, फीमेल में क्या चेंजेस होते हैं जल्दी पढ़ लेते हैं भाई। वाइडनिंग ऑफ पेल्विस और हिप्स, भाई हिप्स और पेल्विक रीजन जो होता है भाई वाइड हो जाता है, और हमारी हाई पिच वॉइस हो जाती है, सुरीली आवाज़ हो जाती है, ठीक है भाई। लड़कों जैसी नहीं है, आसी हो जाती है भाई, सुरीली आवाज़ हो जाती है भाई। मेरी आवाज़ ही ना पहले बहुत सुरीली हुआ करती थी भाई, मेरे घर वाले कहते थे कि तुम मतलब बोलती ही नहीं है, तुम्हारी ऊँची आवाज़ ही नहीं है। बट जैसे ही मैंने टीचिंग लाइन में आई ना, मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे इतना चिल्लाना पड़ता है कि थोड़ी आवाज़ सब भारी सी हो गई है, डीप हो गई है, पिच बची ही नहीं है उसमें। ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर आर्म पिट अराउंड प्यूबिक एरिया, यही सब होता रहता है भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हो जाती है भाई। अभी हम लोग पढ़ेंगे भाई सबसे मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसको भी बचा के रखो, ठीक है। प्यूबर्टी हिट होती है 10 से 12 साल, और वहीं से ही सारे दुख दर्द पीड़ा शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन वहीं से होता है। चलो, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, इसकी ग्रोथ होने लगती है, मतलब कि ब्रेस्ट एरिया की ग्रोथ होने लगती है। जेनिटल एरिया की स्किन डार्क होने लगती है, और भाई जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जैसे कि फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वो भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इतनी नॉलेज कोई नहीं देगा। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस 2 डिफरेंट पार्ट।
अब हर किसी के भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, दो मेन सिस्टम होते हैं। ये वो सिस्टम नहीं है भाई एलविश यादव है, हमारा सिस्टम है, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी क्या होता है भाई, हम लोग ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें प्राइमरी कर रखी है। भाई तुम तो मेरे लिए प्राइमरी हो, वो तो सेकेंडरी है, ऐसे कहते हुए सुना है। तो भाई कुछ चीजें होती है प्राइमरी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। कुछ चीजें होती है सेकेंडरी जो कि भाई जरूरी होती है लेकिन उतनी नहीं। तो ऐसे ही हमारे एक ऑर्गन जो होते हैं, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें कुछ होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो भाई जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस, मेल में भाई टेस्टिस, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है भाई प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ओवरी, ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो सेकेंडरी में मेल में हो गया पीनस हो गया, जितने भी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। और फीमेल में हो गया भाई ओवरी को हटा के फैलोपियन ट्यूब हो गए, यूट्रस हो गए, तो वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बड़ा मेल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, ये कलर दिख रहा है भाई, सिस्टम। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस होता क्या है भाई, टेस्टिस के देखो टेस्टिस क्या होता है भाई, टेस्टिस अगर आपने पढ़ा होगा भाई, पहले भी चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बता देते हैं। टेस्टिस पीनस के नीचे होता है भाई बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर होते हैं दो टेस्टिस, ठीक है, दो टेस्टिस। टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टिस बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। और टेस्टिस का काम सिर्फ स्पर्म बनाना ही नहीं होता, ये हमारे मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, नोन एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलो बात करें भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखो, ये स्क्रोटम है, पीनस के नीचे स्क्रोटम होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें टेस्टिस होते हैं दो, यहाँ पर एक ही दिखाया गया है, वो होते दो है भाई, ओके याद रखना। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम मैंने बताया स्मॉल पाउच होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जिंदगी में सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है। दुनिया में किसी को लाने के लिए जो मतलब तैयारियां शुरू हो रही हैं वो इसमें हो रही हैं, लेकिन ये बॉडी के बाहर क्यों है साला, मतलब कि भाई हार्ट इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, ऐसा हार्ट हमारी बॉडी के अंदर है, ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर है, प्रोटेक्टेड है, स्क्रोटम में कोई प्रोटेक्शन नहीं है भाई, स्क्रोटम प्रोटेक्टेड ही नहीं, उसके अंदर टेस्टिकल है भाई, वो एक पतली सी स्किन के अंदर है, क्यों है भाई। तो भाई देखो जो भी चीज हमारे ऊपर वाले ने हमारे अंदर दी है ना, सोच समझ के दी है। तो स्क्रोटम हमारे अंदर क्यों होता है, स्क्रोटम हमारे बॉडी के बाहर क्यों होता है, इसलिए होता है कि भाई उसके अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्पर्म, और स्पर्म को चाहिए होता है भाई हमारी बॉडी टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। टेस्टिकल्स को क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए स्क्रोटम हमारी बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब इतनी बातें याद रखना हमेशा के लिए। चलो बात करते हैं, अब ये देखो भाई टेस्टिस को हम लोग को डीपली पढ़ना है। टेस्टिस के अंदर होता है भाई वासा एफ्रेंशिया, ठीक है, ये वास एफ्रेंशिया बोलते हैं इसको। वास एफ्रेंशिया क्या होती है, देखो यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ाया भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ गया भाई, चलो यहाँ पर देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जान लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये होते हैं भाई, यहाँ प्रोड्यूस होता है स्पर्म, क्या होता है भाई, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आगे ये देखो, ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर आगे ये क्या होता है भाई, वासा एफ्रेंशिया होता है। फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल द स्पर्म पासेस इनटू द नेटवर्क ऑफ 10 to 12 डग, यहाँ पर 10 to 12 डग का एक नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। स्पर्म जब प्रोड्यूस होता है तो वहीं जाता है वासा एफ्रेंशिया के पास, ठीक है। उसके बाद होता है भाई एपिडिडेमस, एपिडिडेमस ये देखा होगा भाई, ठीक है। वासा एफ्रेंशिया के बाद आता है एपिडिडेमस, एपिडिडेमस में हमारी जो भी
स्पर्म होता है वो टेम्परेली स्टोर होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी, टेल, ठीक है। और ये हमारे साइट ऑफ द टेस्टिकल प्रोड्यूस होता है, सॉरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोकेट होता है। वास डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस हमारा ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वास एफ्रेंशिया में गया, एपिडिडेमिस में स्टोर हुआ, ठीक है। लेकिन भाई जब स्पर्म को निकलना होता है तो एक रास्ते से निकलता है, दैट इज नोन एज वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस से निकलता है और इसको बोलते हैं भाई, इसको और एक नाम देते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं। चलो, पीनस क्या होता है? पीनस हमारा एक सेकेंडरी ऑर्गन है, ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें इरेक्टाइल टिश्यू होती है, ठीक है। ये इरेक्ट होता है, इसीलिए इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होती है, इसीलिए इरेक्ट होता है। ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और ये कॉमन पैसेज है जिसमें कि यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। चलो अब इसके ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या होती है भाई? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और हर स्पर्म डक्ट में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती हैं भाई, जो कि क्या सिक्रीट करती हैं? फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, स्पर्म को मिल्की बनाती हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करेंगे? स्पर्म डक्ट में क्या करेंगे भाई? एक फ्लूइड सिक्रीट करेंगे जो कि हमारे स्पर्म को क्या बनाएगा भाई? मिल्की। अब देखो भाई, जब हमारी मेल बॉडी से स्पर्म जब रिलीज होता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब स्पर्म होते हैं, ठीक है, कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं। जब वो रिलीज होता है तो वो सब्सटेंस व्हाइट कलर का मिल्की सा, लिक्विडी सा, चिपचिपा सा होता है, ठीक है। अब ये मिल्की, लिक्विडी, चिपचिपा क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें स्पर्म के साथ भी कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, दैट इज नोन एज भाई, हमारे सेमिनल वेसिकल क्या इंक्लूड करता है भाई? स्पर्म में कुछ फ्लूइड इंक्लूड करता है जो स्पर्म को सीमेन बनाता है, ठीक है, एक मिल्की फ्लूइड होता है, ठीक है। पोस्टेट ग्लैंड क्या इंक्लूड करती है? पोस्टेट ग्लैंड उस सीमेन को एल्कलाइन बनाती है, ठीक है। पोस्टेट ग्लैंड एक सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि सीमेन के साथ मिक्स हो जाता है, जो कि सीमेन को एल्कलाइन बनाती है। काउपर्स ग्लैंड क्या करती है? काउपर ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि हमारे सीमेन को ल्यूब्रिकेंट कैरेक्टर देता है, ठीक है, एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट करने का कैरेक्टर देता है। चलो, जिससे कि हम भाई जब कॉपुलेशन होता है, ठीक है, जब मीटिंग होती है तो फीमेल के अंदर जो वेजाइनल ओपनिंग है उसमें स्पर्म्स इजीली इजैकुलेट हो जाए। चलो, स्पर्म्स क्या होते हैं? स्पर्म्स भैया ऐसे दिखते हैं, इनके पास अपनी टेल होती है। क्यों? क्योंकि भाई इनको जाना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सिक्रीट तो कर दिए जाते हैं लेकिन इनको जाना होता है ओवम से मिलने के लिए। भाई तैयार वैयार होके बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, लेकिन भाई जो ओवम होती है ना, वो कहती है भाई मैं सिर्फ एक ही राजकुमार का वेट कर रही हूँ, जो है मेरा एक प्यारा सा स्पर्म। तो बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं लेकिन एक ही स्पर्म क्या होता है वहां पर? फ्यूज होता है एग के साथ, ठीक है। तो ये भाई टाइनी से होते हैं, छोटे छोटे से मोटाइल बॉडी होते हैं, मतलब मूव करने वाली बॉडी होती है। चलो, अब भैया सबसे मेन पार्ट हमारे चैप्टर का, अब हर चीज में बोल रही है सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन पार्ट, क्योंकि भाई ये चैप्टर ही पूरा मेन है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है भाई जिसने हमारे बोर्ड का पूरा सिस्टम हिला दिया है। मतलब कि हमारे बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डायग्राम इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको बना के आना, अच्छे से बना के आना, भी मैं लेबलिंग के साथ बनाऊंगी, इसको प्रैक्टिस करना। ये अजीब सा चमगाड़ा ऐसे लगता है लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है भाई? वही सिस्टम होता है जिसमें तुम 9 महीने और मैं 9 मंथ रह के आई हूँ। चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है भैया? ओवरी होती है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ता उम्र तक याद रखना भाई, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, वल्वा होता है, और यहाँ पर एक और चीज है भाई, सर्विक्स होता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब मतलब कि ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, वल्वा होता है। ओके, चलो, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या है भाई?
भाई सबसे मेन फंक्शन उसी का है और किसी का नहीं है, ठीक है। एग को प्रोड्यूस करना, ओव्यूल को प्रोड्यूस करना, ओवम को प्रोड्यूस करना, मतलब ठीक है, स्पर्म्स को रिसीव करना भी उसका काम है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब कि एग और स्पर्म का फ्यूजन, ठीक है। तो एग और स्पर्म का फ्यूजन किसमें होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है, ठीक है, हमारे फेलोपियन ट्यूब में। याद रखना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, किसमें होता है भाई? फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या कर रहे हो भाई तुम? अरे पेन बदल सकते हैं यहाँ से, बड़ा अच्छा ऑप्शन मिला है, ठीक है भाई। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब के फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिख के आना पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब लिखना, ब्रैकेट में ओविडक्ट लिखना, ठीक है। व्हाट इज नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, याद रखना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भाई हमारे बॉडी में बहुत सारा काम करता है, स्पर्म को रिसीव करता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। और हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, हम लोग जब 9th मंथ ग्रो होते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है। चलो, हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलो, ओवरीज क्या करती हैं? ओवरीज सबसे मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारी रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। ये देखो, ये ओवरीज है हमारी, ठीक है। ये क्या है भाई? ओवरीज है हमारी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। हमारी जो नीचे वाली कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और नियर द किडनी, ये वही वाली किडनी है जिसको बेच के तुम आईफोन चाहते हो, ठीक है। तो नियर द किडनी प्रेजेंट होती है। ओवरी क्या करती है? ओवरी, अच्छा सुनो मेरी बात, ओवरी भाई वो दो अंडरस्टैंडिंग बहनें हैं जो एक घर में रहती हैं और सारा काम करती हैं, ठीक है। अब ओवरी क्या करती है? ओवरी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। ओवरी कहती है भाई हम दो बहनें हैं, हमें प्यार से रहना है। क्या कहती है भाई? कहती हैं कि तुम क्या करना, तुम एक मतलब क्या कहती है, तुम 1 मंथ एग प्रोड्यूस करना, फिर हम 1 मंथ एग प्रोड्यूस करेंगे, तुम एक फिर मंथ, मतलब अल्टरनेटिव मंथ में एक ओवरी क्या करती है भाई? एग प्रोड्यूस करती है। जैसे कि 2 महीने अंडरस्टैंडिंग क्या करती है भाई? तुम खाना बना लेना, हम बर्तन धो देंगे, तुम ये काम कर लेना, हम वो काम कर देंगे। वैसे ये बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड फीमेल्स तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होती हैं, एज यू ऑल नो, तो उनके बॉडी पार्ट्स तो होंगे ही, ओके। चलो, ओवरी क्या करती है भाई? 1 एग एट अ टाइम एवरी मंथ, अल्टरनेट मंथ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सिक्रीट करती है फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 2 फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उनको रिलीज करने का काम भी हमारी ओवरी दीदी करती हैं। ओविडक्ट, ठीक है। ओवरी दीदी को बाहर से देखेंगे तो भाई, उधर से देखेंगे तो हमें दिखेगा फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग अदर लैंग्वेज में बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ओवरी से अटैच होता है, ठीक है, ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ फनल शेप्ड होता है, ये ओवरी से अटैच होता है। और ये कहाँ पर ओपन होता है? यूट्रस में ओपन होता है। ये क्या करता है? इसका क्या काम है? क्यों दिया गया है? ओवरी प्रोड्यूस कर रही है अंडे, एग प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया, अब एग जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, वहीं पर वेट करेगा वो स्पर्म अपने राजकुमार का, ठीक है। और स्पर्म का वेट करेगा, अपने राजकुमार का वेट करेगा। और स्पर्म जब आ जाएगा तो बड़ी खुशी खुशी अपने साथ फ्यूज करवा लेगा और वहीं पर होता है फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है भाई? फ्यूजन होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। चलो, अब यूट्रस क्या होते हैं? यूट्रस को बोलते हैं मदर की वोम, ठीक है। लोग कहते हैं भाई कि 9th मंथ पेट में रहे, तो पेट में नहीं भाई, मदर वोम में रहे। उसको बता देना मैं यूट्रस में रहा हूँ, मैं पेट में नहीं, मैं स्टमक में नहीं। स्टमक में तो भाई पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है, HCl रिलीज होता है, तुम खत्म हो जाओगे ओके। स्टमक में नहीं, यूट्रस में हम लोग 9th मंथ गुजारा करते हैं, ठीक है। यूट्रस क्या होता है? एक पियर शेप्ड हमारा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, जिसकी एंड थोड़ी सी नैरोवर होती है और एंड में होती है उसके सर्विक्स। क्या होती है भाई? सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के नीचे वेजाइनल ओपनिंग होती है जहां से हमारा स्पर्म आता है। चलो, ये देखो जैसा दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको याद रखना। पेयर ऑफ ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, पेयर में यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है। बस इतनी ही लेवलिंग करनी थी, 5 चीजों को याद रखो, लाइफ संपूर्ण हो जाएगी। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स हमारा भाई नैरोवर पोर्शन होता है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर होती है वेजाइनल ओपनिंग, ये होती है भाई सर्विक्स, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं वेजाइनल ओपनिंग का पार्ट। चलो,
वेजाइना क्या होती है? वेजाइना इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। वेजाइना का इन्वायरमेंट एसिडिक होता है और ये बर्थ कैनाल जैसे काम करता है भाई। जब भी कोई दुनिया में आता है तो ये एग्जिट गेट होता है, जब हमारे मदर वॉर्म से हम लोग निकलते हैं तो इसी एग्जिट से निकलते हैं, नोन एज वेजाइना, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। चलो बात करें भाई फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में ये एग है, ये स्पर्म के साथ इसने फ्यूज किया। कॉपुलेशन, सबसे पहले इंसान को कॉपुलेशन करना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी बॉडी से स्पर्म रिलीज हो, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग में जाए। स्पर्म का मूवमेंट होता है, फिर स्पर्म रिलीज हो गया, अब स्पर्म मूव करेंगे, छोटे 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 स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म मूव करेंगे और एक ही स्पर्म एग से फ्यूज होगा, वो लकी स्पर्म, एंड दैट लकी स्पर्म इज मतलब यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट लकी स्पर्म, ठीक है। चलो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन मतलब कि वो मूव करते हैं, पेनिट्रेट करते हुए जाते हैं। देन फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज होते हैं वो, ओके। देन फिर सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है, मतलब कि जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा। अब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ जाते हैं तो उनका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन बोले तो वो यूट्रस में जाके फाइनली क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें अब क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब जब हमारा फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो यूट्रस में जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम है, उसके थ्रू हम अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर हो गया भैया फर्टिलाइजेशन। अब ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा और यहाँ पर जाके अपना बसेरा बसा लेगा। अब यूट्रस क्या करती है भाई, यूट्रस उसके लिए यूट्राइन वॉल प्रिपेयर करके रखती है, ठीक है। अब एम्ब्रियो आया है, यूट्रस बड़ी खुश भाई कि अब हमारे यहाँ पर बहुत सालों बाद कोई मेहमान आया है, ठीक है। अब क्या करेगी, यहाँ पर यूट्राइन लाइन, ये जो यूट्रस की जो लाइन है और ये जो एम्ब्रियो के बीच और यूट्राइन लाइन के बीच में एक डिस्क बन जाएगी, ठीक है। और उस डिस्क को बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हमारी माँ की तरह होता है, प्लेसेंटा हमारी माँ की तरह होता है। ये खाने और पीने और वेस्ट डिस्पोजल का भी ध्यान रखता है कि हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज तक हमें खाना पानी मिलता रहे, हमें फूड प्रोवाइड करता है, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और हम जो फूड और न्यूट्रिशन लेके जो वेस्ट से एक्सक्रीट करते हैं वो कौन ले जाता है, प्लेसेंटा ही ले जाता है, ठीक है। तो ये हमारी माँ की तरह होता है, प्लेसेंटा का दूसरा नाम माँ है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रोड्यूस होता है, मतलब प्लेसेंटा आ जाता है भाई, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब क्या होगा अगर, अभी तो हम लोगों ने बहुत पॉजिटिविटी से बात करी कि भाई एग फ्यूज होगा, फर्टाइल होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉडी में स्पर्म आया ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं भाई, जैसे तुम प्यूबर्टल एज पे आए, 10-12 के हुए भाई, उसी समय के बाद भाई स्पर्म का आना शुरू हुआ। स्पर्म नेचुरली थोड़ी ना आता है भाई, ठीक है, जब कॉपुलेशन मीटिंग होती है तब स्पर्म आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक इंसान मतलब एक एज से पहले कुछ कर ले, आपत्तिजनक तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। उसके लिए भी एक एज डिसाइड है एंड एवरी शुड मतलब फॉलो दिस थिंग, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। चलो अब भाई अगर स्पर्म हमारी बॉडी में आया ही नहीं, फ्यूजन हुआ ही नहीं, ठीक है, फ्यूजन तो भाई मैरिज वगैरह के बाद ही होगा, ठीक है। तो अगर फ्यूजन हुआ ही नहीं तो उस एग का क्या होगा, वो अंडा कहाँ जाएगा। तो वो एग क्या होता है, वो एग मतलब चला जाता है भाई, कहीं डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस एग के बनने के टाइम यूट्रस इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि अपने यूट्रस की वॉल जो होती है उस पर एक थिक ब्लड की लाइनिंग प्रोड्यूस कर लेता है, गद्दा बना लेता है और कहता है कि भाई अभी जो एम्ब्रियो बनेगा आएगा, 9th मंथ यही गुजारना है, तो हम उसके लिए कुछ प्रबंध करें। और प्रबंध के तौर पे वो एक ब्लड की थिक सी लाइनिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और वो ब्लड की थिक सी लाइनिंग जब फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, हमारा एग, तब काम आती है। लेकिन अगर एग फर्टाइल नहीं हुआ, स्पर्म आया ही नहीं, तो वो क्या होता है भाई, एग तो भाई डिसअपेयर हो गया, ठीक है, चला गया भाई, डिस्ट्रॉय हो गया 1-2 दिन में। लेकिन जो यूट्रस के ब्लड की लाइनिंग है वो क्या होती है भाई, वो निराश हो जाती है और धीरे धीरे शेड करने लगती है, मतलब टूट के बहने लगती हैं, ब्लड बहने लगता है, ठीक है। और ब्लड निकलता कहाँ से है,
है, वेजाइनल ओपनिंग से ही निकलता है। इसीलिए 10-12 ईयर तक एज के आते आते वुमेन को, एवरी गर्ल हैज़ एक्सपीरियंस देयर पीरियड्स इन द एज ऑफ 10 to 12, ठीक है, या फिर उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है, इट में वेरी, ठीक है। इसी वजह से होता है, वाई डू वुमेन ब्लीड इन देयर पीरियड, बिकॉज कि यही लाइनिंग जो हमारे यूट्रस की लाइनिंग है वो हमारे जो ब्लड, मतलब यूट्रस पे जो ब्लड थिक ब्लड की लाइनिंग बनी है वो क्या होती रहती है भाई, शेड होती रहती है जब तक ये पूरी ब्लड की लाइनिंग खत्म ना हो जाए। और दिस प्रोसेस में टेक 6 to 7 डेज, ठीक है, 5 to 7 डेज लेता है। ओके, तो ये समझ में आया कि भाई हम हर मंथ पीरियड्स क्यों आते हैं, वुमेन क्यों ब्लीड करती हैं। यही ब्लड की जो थिक लाइनिंग होती है जो यूट्रस ने प्रोड्यूस किया है ओवरी के ओव्यूल या फिर एग बनाने की खुशी में, जब वो एग फर्टाइल नहीं होता है तो ये जो ब्लड की थिक लाइनिंग होती है ये शेड होने लगती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आने लगती है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड। बहुत ही दुख और दर्द वाला फेज होता है वो, एवरी वुमेन और एवरी गर्ल कैन अंडरस्टैंड। चलो ओके, यहीं पर ये समझाया गया है भाई। ये देखो यहाँ फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटर फेज और ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये जो आप 12th के पढ़ोगे। लेकिन होता क्या है, अब देखो भाई, फॉलिकल फेज में क्या होता है भाई, ब्लड की लाइनिंग शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एग आया, ठीक है, क्योंकि एग बनना शुरू हो गया तो ब्लड की लाइनिंग बनना शुरू हो गई। अब यहाँ पर एग आया तो ब्लड की लाइनिंग और मोटी हुई, ठीक है। अब ये ल्यूटर फेज में क्या होता है भाई, अब एग फ्यूज ही नहीं हुआ, ये निराश हो गई। अब क्या होंगी भाई, ये शेड होना शुरू होंगी, वेजाइनल ओपनिंग से निकलेंगी। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्यूबर्टी में पढ़ा था ना, ये वही वाला है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। चलो जब हमारा प्यूबर्टी हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टार्ट होती है, उस चीज़ को बोलते हैं भाई स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ, जितने भी एज में स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं मेनार्ड। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्ड। और एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद भाई मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई आप हमेशा एग प्रोड्यूस करते रहोगे, ठीक है। एक एज के बाद ये सब, एक एज के बाद ये सब हमेशा स्टॉप हो जाता है। दैट इज नोन एज 50 to 52 के बीच में स्टॉप हो जाता है और उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनार्च इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज इज द पॉज। हो गया भाई, ठीक है। चलो अब देखो भाई, जितनी हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उतनी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करने की ज़रूरत है भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं होगी तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का क्या तुम अचार डालोगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप ही अच्छी हो जाती है यार, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो और तुम्हारे अंदर अच्छी नॉलेज हो। ये चैप्टर इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा कर सको, ठीक है। कैसे अच्छी होती है भाई, मैं बताती हूँ। तो भाई स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस मतलब टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना भाई, जो कि तुम्हारे मुंह पे खुशी खुशी तुमसे अरे मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं भाई, रस मलाई जैसे मीठे से बात कर रहे हैं और तुम्हारे पीछे दूसरों की चुगली कर रहे हैं तुम्हारी। ये होते हैं टॉक्सिक पीपल, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहते हो ना तो यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। ये मेरी बात याद रखना। वाई आई एम साउंडिंग लाइक संदीप माहेश्वरी, आई डोंट नो वाई, बट होता है, मैं समझ सकती हूँ यार कि लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग आते हैं, बट यू शुड ऑलवेज इग्नोर देम। हमेशा उनको इग्नोर करते रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो पता है तुम्हारी बुराई क्यों करते हैं, क्योंकि तुमसे जलते हैं, ठीक है। और तुम ऐसा काम करोगे ताकि वो और जले। जब तुम तरक्की हासिल करोगे, सक्सेस हासिल करोगे, वो और जलेंगे, उनकी और जलेगी। जलाते रहो, ठीक है। मतलब जलाते रहोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी में रोशनी और उजाला रहेगा, ओके। तो भाई यहाँ पर बात करें सोशल फिटनेस की, तो सोशल फिटनेस वही भाई कि अच्छे से भाई सोशली भी तुम फिट रहो, फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो, तुम्हारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो जाएगी भाई। अब गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, ठीक है। तो भाई गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ
क्या क्या प्रोवाइड करती है, ठीक है, मतलब कैसे कैसे मिलती है भाई। तो भाई फर्टिलिटी आपको क्या क्या आना चाहिए भाई, फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड। अब ये नहीं है कि भाई आप मतलब अगर सेक्सुअली मैच्योर हो गया, सेक्सुअली एक्टिव हो गया तो भाई आप ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हो भाई, क्रिकेट टीम बना ली है भाई, फुटबॉल टीम बना ली है, तो ऐसा नहीं है भाई। फर्टिलिटी कंट्रोल भी आना चाहिए। कैसे मेंटेन कर सकते हो भाई, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अपनी फैमिली साइज को कैसे, क्योंकि भाई फैमिली साइज इंक्रीज करके शायद आप हैप्पी हो सकते हो भाई, ठीक है, लेकिन भाई जो हमारे इन्वायरमेंट नुकसान में जा रहा है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमें नुकसान होगा। एंड वी कैन अंडरस्टैंड बेटर बिकॉज वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया इज वेरी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो भाई यहाँ के लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, ओके, लेकिन उनको पता होना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसीलिए क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी ने आपको ये टॉपिक दिया है रिप्रोडक्शन, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एजुकेशन, आई थिंक सेक्स एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि आपको और एजुकेशन मिल रही है वैसे इस सारी चीज़ों की भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम हेयर, ठीक है। वाई टू फियर व्हेन आई एम हेयर, मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली डिसीजेज, भाई हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है, तो भाई हमें डिसीज और ये सारी चीज़ें, क्योंकि भाई इंटीमेसी का केस होता है। बात करते हैं भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, भाई ये भी कोई डिसीज होती है। हाँ भाई, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो भाई आपको भी कुछ डिसीजेज हो सकती हैं, दैट इज नोन एज STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और बहुत ही ज़्यादा ये आपको हार्मफुल होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एड्स और हेपेटाइटिस, ओके। ये क्यों होती है भाई, जब आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव होते हो, तभी डिसीजेस होती हैं, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर देती है। STDs क्यों होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्यों होती हैं, जब आप बहुत सारे पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली एक्टिव होते हो तब ये सारी डिसीजेस होती हैं भाई। अगर आप अपने पार्टनर के साथ दैट यू आर हैप्पी तो ये नहीं होंगी, ठीक है। चलो, प्रिवेंशन मेथड ऑफ STDs, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो STD से दूर रखने के लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है भैया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखनी ही नहीं है। शादीशुदा हो तो भाई अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ भाई खुश रखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की क्यों ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है। नो सेक्स विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन, विदाउट प्रिकॉशन भाई बिल्कुल कॉपुलेशन करना ही नहीं है, मीटिंग करनी ही नहीं है विदाउट प्रिकॉशंस, ठीक है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड सबको। आई एम हेयर, मैं तुम्हें भाई अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ भाई, इसको ले लो, उसको ट्रांसफर करो अच्छे लोगों में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इंडिया में बहुत, इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, ठीक है, दे डोंट नो अबाउट सेक्स एजुकेशन, ठीक है। तो भाई उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि भाई उनको एक लिमिट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, उनको प्रिकॉशंस लेने हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द वेरियस, और उनको STDs के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। चलो भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगर आपको अपनी कंट्री या फिर अपने एरिया को एक मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मतलब एक ऐसा एरिया बनाना है जो कि ज़्यादा पॉपुलस ना हो, ठीक है, ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन ना हो, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे वेरियस मेथड को अपना करके हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है, कैसे कैसे हम लोग बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो भाई अगर एग का प्रोडक्शन ही ना हो, तो हम लोग बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, स्पर्म अकेला का ही करेगा, ठीक है। अगर एग और स्पर्म दोनों बन रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, मतलब मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनकी दूरियां बढ़ा दी जाए, ऐसे ही मेथड्स होते हैं भाई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है लेकिन अगर उसको यूट्रस तक पहुंचने ना दें, जिसको यूट्रस तक पहुंचने ना दे, तब भी हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं एक इंसान की, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे होते हैं भाई, कैसे कैसे होते हैं। कॉपर टी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUD है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब यूट्रस के अंदर जो डिवाइसेस डाल के हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉपर टी, ओके। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि ये ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जिसमें कि आपने कॉपुलेशन कर लिया है एंड यू हैव द चांसेस टू गेट
गेट प्रेग्नेंट तो आप ओरल कॉर्टिसोन ओरल पिल्स खा सकते हो, ठीक है, ताकि भाई जो आपका जाइगोट है वो ना बने, ओके, या फिर बनने के बाद डैमेज हो जाए, ओके। डायफ्राम और सर्विकल कैप, ये जो सर्विक्स पे कैप वगैरह लगाई जाती हैं, ठीक है। मेल कॉन्डम्स होते हैं, आई नो सबको पता होगा भाई, अब शर्मीला टॉपिक है बड़ा सा इसीलिए। स्पर्मिसाइड्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्पर्म्स को ही स्पर्म के काउंट को डिक्रीज कर देती हैं। फीमेल स्टेरिलाइजेशन मतलब कि कुछ ऐसी सर्जरीज वगैरह इसमें कि फीमेल स्टेरिलाइज ना हो या फिर उनका ओवरी का प्रोडक्शन ना हो, ठीक है। मेल स्टेरिलाइजेशन वेसेक्टोमी कुछ सर्जिकल प्रोसेस होता है मेल में भी, ओके। तो ये सारे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिनको आप अपना के बर्थ कंट्रोल कर सकते हो, जो हमारे इंडिया ने नहीं किया है। लेकिन भाई आप गलतियां ना करो, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ्यूचर यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर याद रखें फ्यूचर यूज़ के लिए, अभी के लिए नहीं, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, और भाई ऐसे ही पढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम में तोड़ के आना है, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत करी है, वन शॉट आई थिंक 2 घंटे का तो हो गया होगा, तो आप भी मेहनत करो भाई, इस लेक्चर को एक्वायर करो, कुछ अपने नॉलेज अपने आपकी लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं भाई, मैंने मतलब मेरी लैंग्वेज भी आपके साथ रह रह के ऐसी ही हो गई है, ठीक है। तो मैंने आपकी लैंग्वेज में डिलीवर करने की कोशिश करी है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा, आई होप आपने अच्छे चीज़ें ग्रैब करी होंगी। और अगर ये वीडियो ये लेक्चर पसंद आया है, ये वन शॉट पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। कोई भी डाउट हो तो मुझे जल्दी से कमेंट बताओ, और अच्छी लगी है तो यार वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। और हमारे जितने ही बाकी के टॉपिक है ना वो सब आने वाले हैं वन शॉट सीरीज में, तो आने वाले टाइम टेबल का याद रखना। अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, और बायोलॉजी के लिए ऑल द बेस्ट, और जाओ यार बोर्ड्स में तोड़ के। और जितने भी टॉक्सिक रिश्तेदार हैं जो आपकी मम्मी पापा को फ़ोन करके कहते रहते हैं भैया कैसे चल रही है प्रिपरेशन, पढ़ रहेगी नहीं, हमारे लड़का तो बहुत पढ़ता है, ठीक है, तो भाई ऐसे रिश्तेदारों के मुंह पे अपने भाई 98-99% फेंक के आओ यार, मुझे पता है तुम सब कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाना, डायग्राम भूलना ना भूलना, ठीक है। और मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन भाई खुश रहो और टॉक्सिक पीपल से दूर रहो यार, इसी मतलब ये कुछ वेज हैं जिससे कि तुम खुश रह सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा।